हेलो। हेलो। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? और क्या हाल चाल है आपके? एकदम आनंद में। रुक जाओ भाई, इतने तुम लोग एक साथ ही लाइव आ गए, कमेंट नहीं दिख रहे तुम्हारे। हट जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है मोहित। अब करें स्टार्ट? तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया रहा संदीप जी ने तुम लोगों ने क्लास ले ली है ना? संदीप सर की क्लास थी आपकी? हाँ, साइंस की क्लास थी सुबह। बस। बढ़िया बढ़िया। बता दिया ना जुगल किशोर भाई। सारी सारी पीडीएफ मिल रही, किताबों की एक बार इंतजार ना करें। हम्म तो जिनके बैच में संदीप सर की क्लास थी, सुबह मैं 8 बजे उठा, मैंने देखा, मैं कहा यार संदीप सर की क्लास चल ही रही है, फिर अपन क्यों उठे बिना मतलब जल्दी। फिर मैंने फ़ोन किया, मुझे सर अब क्लास ले ही रहे हो तो खींच दो फिर बाद में 10 बजे तक। तो कितने बजे छोड़ा सर ने आपको? आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। आज जो है हम जो है वो क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, और वो है आपका पंचायती राज। किस किस की इच्छा है? शनिवार का दिन है, मेरी छुट्टी है, एक ही क्लास मुझे लेनी है। तो जो है वो कितने बजे तक जो है वो पढ़ने की इच्छा है कि सर पूरा टॉपिक करवा दो आज, मतलब तुम्हें ऐसी कहानी पढ़ाऊंगा पंचायती राज की, कभी नहीं भूलोगे तुम लोग। और लास्ट 5 मिनट में सारी बात कर लेंगे हम। ठीक है? पहले मुझे बताओ कौन कौन तैयार है कि सर जो है वो पंचायती राज जो है वो कंप्लीट हम पढ़ सकते हैं, चाहे 12 बजा दो, चाहे 1 बजा दो, चाहे कोई बात हो भले। हाईकोर्ट की पीडीएफ आपके पीडीएफ सेक्शन में अपलोड हो गई है, जाके डाउनलोड कर लेना क्लास के बाद। ठीक है? अब हम जो है पंचायती राज के बारे में चर्चा करते हैं। 12 बजे चाहे 1 बजे, कितना ही टाइम लगे, पंचायती राज का जो टॉपिक है ना, उससे पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक प्रश्न की गारंटी है। एक तो जो है वो प्रश्न की गारंटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जब आप देखेंगे पंचायती राज के बारे में, तो आप लोग याद रखना कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी के अंदर जो है वो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल भी आता है। बेसिक प्रश्न नहीं पूछते आप लोगों से कि पंचायती राज में ये बता दो कि नागौर में कहाँ से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, नहीं, लेकिन हमें तो बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो जब पंचायती राज का जब ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसको कहाँ तक हम नगर निकाय फिर बाद में पढ़ेंगे कल। तो पंचायती राज का जो ये टॉपिक है, ये दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले हम हमेशा ही चलते हैं क्या, इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आपको पता होना चाहिए। क्या? इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आप लोगों को जो है पता होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों इसका स्वतंत्रता के बाद विकास क्रम पता होना चाहिए। स्वतंत्रता के बाद क्या पता होना चाहिए? विकास क्रम पता होना चाहिए। और फिर तीन चीज आपकी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद पता होनी चाहिए। और उसके साथ साथ दोस्तों आपके जो आर्टिकल पता होने चाहिए। ये इतना याद हो जाए ना तो काम बैठ जाए। ये इतना याद हो जाए तो काम बैठ जाए। ये इतना काम हो जाए तो बैठ जाए। सीटी में जो पढ़ाया था वो भी सफिशिएंट था। अब पढ़ाएंगे वो थोड़ा और डिटेल में होगा। हाँ। और ये दोस्तों आप लोगों को जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की जो है ये क्लास होगी, बढ़िया तरीके से पढ़ लो। फिर एक चीज इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, आपको सब कुछ मिलेगा, मार्केट में किताब आए या नहीं आए उससे आपको क्या मतलब। भाई मैं जो है वो इस चीज के अंदर बहुत ही मतलब आप ये मान सकते हो कि सोचने वाला गंभीर आदमी हूँ। तो आपको सब कुछ मिलेगा, और ये अच्छी चीज है ना, जितनी कम किताब आए आपको पीडीएफ मिल रही है टाइम टू टाइम। सिलेबस पूरा होने के बाद में आपको जो है कंप्लीट बुक मिल जाएगी। अपनी प्रिंट निकाल के चुपके से पढ़ लेना। जो बढ़िया विद्यार्थी है वो तो ये सोचता है किताब आए ही नहीं तो बढ़िया है। वो बढ़िया आदमी तो ये सोचता है कि कंटेंट ही तो सब कुछ है, तो अगर नहीं है तो ज्यादा बेटर है। तो ये क्या सारे दिन जो रट्टा लगाए रखते हो, लास्ट में निकालेंगे भी तो 2 से 3 ही निकालेंगे, और सारी मेंस के टाइम आएंगी। और मेंस के टाइम भी अपने ही विद्यार्थियों के पास सीधे कुरियर की जाएगी। ये बता देता हूं तुम लोगों को। आगे बात समझ में? तो डट जाओ, मेरे से 7-7 साल से टाबर पढ़ रहे हैं वो जहाँ पे, अब उससे कोई मतलब जो है वो हितेश वो हमारा कंसर्न नहीं है। आप जो है उसको लिख जो है वो क्या कर सकते हो, आप जो लिख सकते हो। आई बात? हाँ, जिन्होंने नोट्स बना लिए उनको जरूरत ही नहीं है किसी को। तो हाँ, और जो पिछले 6-7 साल से पढ़ रहे हैं वो तो ये चाहते हैं कि आनी ही नहीं चाहिए।
पब्लिक एड एथिक्स ये तो आनी नहीं चाहिए। फिर बाद में आपको एक्सक्लूसिविटी किस चीज की हुई, तो थोड़ा सा संयम रख लो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, बात खत्म, काम खत्म। आज के बाद में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। अब मैं जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये इतने आपके पोर्शन पंचायती राज में आप लोगों को जो है वो दोस्तों जो है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और रवि आपको अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है तो पीडीएफ वाइज टॉपिक वाइज ही मिलेगा। अगर आपसे प्रिंट नहीं निकाला जा रहा तो एग्जाम से 2 महीने पहले सबका प्रिंट निकलवा लेना, ठीक है, एकदम ये क्लियर। तो हाँ, अब जैसे टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में पूरी मिल जाएगी भाई, तो ये याद रख लें। अब थोड़ा सा इधर देख लो, नहीं साथ में नोट्स बना लिया करो, सारे नोट्स जो है वो साथ के साथ बना लियो, सारे टीचर करवाते हैं। अब थोड़ा सा ढंग से पढ़ लो, सुबह सुबह आते ही तुम्हारा काम चालू मत करो, मैं तुम्हारा कमेंट सेक्शन बंद कर देता हूं क्योंकि तुम्हारे लक्षण है नहीं। तो पंचायती राज के अंदर हम लोग जो है वो ये सिस्टम हम जो है वो पढ़ेंगे। अब पंचायती राज के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्थानीय स्वशासन होता क्या है। स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय स्तर की संस्था, मतलब आपके लोकल स्तर की संस्था जो अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर ले, मतलब इनके द्वारा चुनी हुई जो है वो जनप्रतिनिधि हो, वो दोस्तों जनता से संबंधित जो है वो काम करे और वहीं सारा जो है वो समाधान हो जाए। मतलब नागरिकों की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, नागरिकों की जो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संस्था काम करती है और जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जो जनता द्वारा चुनी जाती है उसे हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो ये याद रखें दोस्तों, आपके लोकल बॉडीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और लोकल बॉडीज के अंदर जो है वो आप देखते हो ना कि आपके यहाँ सड़क कहाँ बनेगी, ये ग्राम पंचायत डिसाइड कर रही है, ग्राम पंचायत डिसाइड करिए। बताओ इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सड़क कहाँ बनेगी और आप ही डिसाइड कर रहे हो, हैं? खेल मैदान कहाँ बनेगा ये आपकी ग्राम सभा डिसाइड कर रही है, तो बढ़िया ना, तुम खुद डिसाइड कर रहे हो, तुम्हारे जनप्रतिनिधि डिसाइड कर रहे हैं। तो ये दोस्तों आपकी पृष्ठभूमि के अंदर अगर हम लोग चर्चा करें तो स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आपके द्वारा चुने गए लोग जो है अगर काम करें तो वो आपका स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय समस्याओं का स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों द्वारा समाधान क्या कहलाता है? लोकल गवर्नेंस कहलाता है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस कहलाता है। ये आप लोगों को याद रखना, ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो जाए और स्थानीय समस्याओं का समाधान वो कर सके, ये एक डिसेंट्रलाइज शासन व्यवस्था है। और ये शासन व्यवस्था किस पे चलती है? जन सहभागिता पर आधारित है। दोस्तों क्या है? जन सहभागिता पर आधारित है। और हम लोगों ने ये क्यों किया कि एक तो जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे केंद्र सरकार है जो अपना काम कर रही है, फिर आपके जो है वो राज्य सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमने सिस्टम को त्रिस्तरीय करने के लिए हमने स्थानीय स्वशासन बनाया। और स्थानीय स्वशासन में जब आप लोग बात करेंगे तो आप लोग जो है वो दोस्तों जो है वो याद रखना, आपका स्थानीय स्वशासन 2 प्रकार का है। आज हम एक टाइप पढ़ेंगे, एक है पंचायती राज, एक है दोस्तों आपका क्या? पंचायती राज, और एक है दोस्तों आपके नगर निकाय, एक है नगर निकाय। इन दोनों के जो है वो चार्ट भी अलग अलग बनते हैं, याद रख लेना। पंचायती राज का जब चार्ट बनाते हो तो आप क्या लिखते हो? एक होती है सर जिला परिषद, हाँ, और जिला परिषद के जो है वो दोस्तों पर्यवेक्षण के अंदर होती है आपकी जो है पंचायत समिति होती है ना, पंचायत समिति, और दोस्तों जो है वो उसके साथ जो है वो आपकी होती है नीचे ग्राम पंचायत होता है, ऐसा ही। लेकिन क्या मैं ऐसा इधर बना सकता हूं क्या मैं ऐसा इधर बना सकता हूं क्या? नगर निगम नगर परिषद, कल करंट पड़ा होगा तो याद आया होगा, नगर निगम नगर परिषद, क्या मैं इधर बना सकता हूं क्या मैं इधर बना सकता हूँ? ऐसा मैं इधर नहीं बना सकता। नगर निकाय में तीनों संस्थाएं स्वायत्त होती हैं, हम कल पढ़ेंगे। एक आपकी कम जनसंख्या हो तो वो नगर पालिका, थोड़ी सी जनसंख्या ज्यादा हो तो फिर बाद में नगर परिषद, और बहुत ज्यादा हो तो हम बोल देते हैं नगर निगम है, जो कि आपके लेटेस्ट में कौन से बनने जा रहे हैं? पाली भीलवाड़ा। तो ये चार्ट ऐसे ऐसे बनता है। ये आपके जो ना, हाँ, जिला परिषद के पर्यवेक्षण में पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति के सुपरविजन में ग्राम पंचायत होती है। यहाँ ये हायरार्की ऐसे बनती है, लेकिन आप यहाँ नहीं बना सकते कि नगर निगम होता है फिर नगर परिषद होती है फिर नगर पालिका होती है, ऐसा गलत है। ये फिर बाद में आपका जो है वो गलत है, याद रख लेना। तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपके यहाँ पे पंचायती राज की जो है पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेज आए और लॉर्ड रिपन आया और उन्होंने कहा कि जो है वो आप अपने गांव और शहर खुद संभालो। हम पहले भी खुद ही संभाल लेते हैं,
ये हम पहले भी खुद ही संभाल रहे थे, जायज बात है ना। कोई टाइम में दोस्तों याद रख लेना कि आपके यहाँ बेल बॉटम चला करती थी, अब वही बेल बॉटम घूम के वापस आ गई, तो चीज जो है वो वापस आ रही है तो पुरानी है ना। तो कोई आदमी आपको ये बोले आके कि आपके गांव आप संभालो, तो हम पहले खुद ही संभाला करते थे। ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो है वो, हाँ, अंग्रेजों ने आके बता दिया कि पंचायती राज और नगर निकाय क्या हो गए। अंग्रेजों से ज्यादा तो ज्ञानी हमारे पूर्वज थे, तो हमारे गांव हम ही संभाला करते थे। तो कोई ना कोई व्यवस्था तो रही होगी किसी जमाने के अंदर है, तो रही होगी। तो दोस्तों याद रखें, आपके वैदिक काल के अंदर जब आप लोग देखेंगे तो वैदिक काल में पंचायती राज जो संस्था हुआ करती थी उसका मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था, जिसका उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है कि गांव हुआ करते थे और गांव का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। याद रखें, हाँ, ग्रामणी कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों आपका जो है वो? हाँ, क्या याद रखना आप लोगों? ग्रामणी कहलाता था वैदिक काल के अंदर। क्या दोस्तों? वैदिक काल के अंदर। फिर बौद्ध काल में अगर हम लोग देखते हैं तो मुखिया को ग्राम योजक कहने लगे। मौर्य काल में अगर हम देखें तो मुखिया को ग्रामिक कहने लगे। मुगल काल में जो है वो गांव के मुखिया को मुकद्दम कहते थे, आज गांव के मुखिया को सरपंच कहते थे। तो गुरुजी इतना याद करना पड़ेगी। एनसीईआरटी तुम्हारी स्टार्ट ही यहीं से होती है, तो इतने तो याद करने ही पड़ेंगे। एनसीईआरटी जो है वो दोस्तों जो है वो स्टार्ट यहीं से होती है, तो इतना तो याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा कि जो है वो सरपंच को वैदिक काल में ग्रामणी कहते थे, फिर बौद्ध काल ने पूरे भारत को जोड़ा भी बौद्ध धर्म के माध्यम से, ग्राम योजक कहते थे। मौर्य काल में ग्रामिक कहते थे, मुगल काल में मुकद्दम कहते थे, वर्तमान में सरपंच कहते हैं। इनसे प्रश्न आते हैं और आपसे मिलान करवा लेगा। अगला इनसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे मिलान करवा लेगा, और इधर आपसे लिखवाएगा काल, और इधर दोस्तों जो है वो लिखवाएगा दोस्तों आपके जो है वो गांव का मुखिया। और फिर इधर जो है वो लिखेगा आपका वैदिक काल में क्या कहते थे, बौद्ध काल में ग्राम योजक कहते थे क्या, मौर्य काल में ग्रामिक कहते थे क्या, मुगल काल में मुकद्दम कहते थे क्या, वर्तमान में सरपंच कहते हैं क्या। हाँ, धर्मपाल का कहना है कि लूणकरण सर में प्रिंट करवाते हैं तो सर 6 रुपये पेज के लेते हैं, तो ऐसे एक बुक 800 रुपये में पड़ जाएगी। ये ऐसा कंसर्न किस किस का है? तो ऐसे तो फिर बाद में तुम्हारी जो किताबें भी पड़ जाएंगी बहुत महंगी। टीम बहुत अच्छी है बूस्टर की, चलो बढ़िया। अब धर्मपाल का कमेंट ले लिया तो सबका समाधान बता देता हूँ मैं। हाँ भाई, ऐसी समस्या और किस किस को है? ऐसी समस्या किस किस को है? हाँ, ये सच्चाई है और ये समस्या किस किस को है? जायज बात है। हाँ, एक बार ऐसे लोगों से मिल लूँ मैं, फिर बाद में बात कर दूँ। तो भाई समझदार आदमी सब्जी मंडी में सब्जी ले आवे, हाँ, और जगह लखण को नहीं हुए जो कम भाई एक जायज बात है ना। आज हूँ आप थे घरा सब्जी को तो थारे देखो है बस स्टैंड सब्जी ले आवे, जो आदमी सदाई दुख पावे ने ठेला अगर ते बस स्टैंड सब्जी ले आशो ना दुखी पाशो भाई, बट तो आम सदाई 50 रुपये किलो। हाँ, तो अब ये आपके ऊपर है ना कि तुम बस स्टैंड से सब्जी लाना चाहते हो या सब्जी मंडी से लाना चाहते हो, ये बेसिक सी बात है। अब धर्मपाल जाने या दोस्तों शालिनी जाने या बात जो है वो अनीता जाने कि भाई ये तो बेसिक सी बात है कि आपको जो है वो ई कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब आप जाके बीकानेर प्रिंट करवा लो या साथ में नोट्स बना लो, आपकी सहूलियत के लिए है ना। इसका आप रोना नहीं रो सकते हर बार, है ना। पीडीएफ जो है वो अपलोड एक साथ नहीं होगी, जैसे जैसे कोर्स पूरा होगा वैसे वैसे होगी। पहले चीज क्लियर आप लोगों को। उसके बाद में जो है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप साथ साथ फोन के अंदर जो है अपना याद करते जाएं। जब आप शहर में जाएं तब एक साथ निकलवा लाएं, महीने भर में एक बार जाएं तब आप निकलवा लाएं। आई बात समझ में? अब ऐसा तो नहीं कह सकता गुरुजी मेरे सब्जी मंडी जाए जगह तो घरा पुगा सी ना अगलो, अगर पीडीएफ था ने जाके घरा देना सी ना, जहां बाद में वो 10 रुपये ले ले सी। तो अन्यथा दोबारा ऐसी बात जो है ना कमेंट सेक्शन में ना करें, दोबारा कमेंट सेक्शन में ऐसी बात ना करें। आगे बात धर्मपाल तेरे दिमाग में घुसी थोड़ी बात है, कौन घुसी? तो भाई तू लूण करण सुनवा के जा बीकानेर उठ जा, हाँ, और बेटा जाके मूर्ति सर्किल पर करवा लिया। अब मना थोड़ी करे हैं। तो ऑनलाइन का जो लाभ है ना, उस लाभ की तरफ देखें। जो वो अब तुम लोग ऐसे बातें करते रहते हो तब तो कभी टॉपिक पढ़ ही नहीं पाओगे। हाँ, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, गजब है। तो क्या याद रखना है तुम लोगों को कि भारत में जो है वो अब आपको टाइमली सारी पीडीएफ मिल रही है, तो अब आपकी जो है ना दूसरी सारी फरमाइशें पूरी नहीं होंगी भाई।
तुम तो कह दोगे जो है वो ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो और ये कर लो और सारी किताब निकाल दो और मेंस की भी निकाल दो। नहीं, पहले ई कंटेंट मिलेगा, वेट आपको करना पड़ेगा। पॉलिटी जैसे ही पूरी होगी, पॉलिटी की एक पीडीएफ मिल जाएगी। अभी आपको जो है वो सेक्शनल रूप से मिल रही है। एकदम क्लियर, श्योर। अब भी अगर जो है वो किसी को समस्या है तो उसका समाधान नहीं है, उसका समाधान नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं। तो हिंदी की क्लास आज नहीं होगी, आज हम जो है वो पंचायती राज ही पढ़ेंगे। तो भारत में स्थानीय स्वशासन जो है, थोड़ा पढ़ लो ढंग से, 2 घंटे पे प्रश्न जो है वो पूरा याद करवा दूं, पूरा टॉपिक नहीं, इसी में लगे रहोगे तो हाँ कोई भला नहीं होगा। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास के बारे में अगर हम लोग बात करें तो वैदिक काल में पंचायती राज का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामीण कहलाता। बौद्ध काल में उसे हमने ग्राम योजक कहा, और उसके बाद में दोस्तों जो है वो हम लोगों ने उसे क्या कहा, याद रखिए, मौर्य काल में उसे ग्रामिक कहा, और मुगल काल में हमने उसे मुकद्दम कहा। उसके बाद में कहां मिलता है इसके उल्लेख? तो उसके बाद में जब आप आगे चलेंगे तो एक चोल शासक हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? एक चोल शासक हुआ करते थे, और चोल शासक का नाम था प्रांतक प्रथम। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेते हैं, यूपीएससी में पूछा हुआ है। चोल शासक का नाम हुआ करता था प्रांतक प्रथम, है ना, प्रांतक प्रथम। और जब ये चोल शासक प्रांतक प्रथम के बारे में जब आप बात करते हैं तो इनका एक अभिलेख मिलता है, उत्तर मेरूर अभिलेख। क्या मिलता है दोस्तों? इनका उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है। और ये उत्तर मेरूर अभिलेख जो है दोस्तों, याद रखें, उत्तर मेरूर अभिलेख जो है, इसके अंदर जो है वो आपके ग्राम सभा, जो आज की ग्राम सभा है ना, वैसी व्यवस्था का उल्लेख है। बस उस ग्राम सभा को नाम रखा गया उर। उस ग्राम सभा को क्या कहा गया इस अभिलेख में? उर कहा गया। ग्राम सभा को क्या कहा गया? उर कहा गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट और लिखो, जब आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हो तो आपको लोगों को याद करना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? याद रखें साथ के साथ, चोल शासक हुआ करते थे प्रांतक प्रथम। उनका एक उत्तर मेरूर अभिलेख मिलता है, और उत्तर मेरूर अभिलेख जो है उनके अंदर दोस्तों याद रखें, उत्तर मेरूर अभिलेख जो है वो दोस्तों आप लोगों को क्या याद रखना है, उसमें ग्राम सभा को क्या कहा गया? उर। जो आज आपकी ग्राम सभा होती है ना, हाँ, जो आज जो है वो आपकी ग्राम सभा होती है, उसे चोल शासक जो है वो दोस्तों आपके जो है वो प्रांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख में उर कहा गया है। और उर के अंदर प्रॉपर सभी लोग जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते थे, चुनाव होता था। हाँ, उस समय दोस्तों आपके जो है वो प्रस्ताव की बात हो चाहे बहुमत की बात हो, सारा जो है वो क्लियर होता था। ठीक है, एकदम क्लियर। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य तुम लोगों ने पढ़ा है कभी? विजयनगर साम्राज्य सर ने पढ़ाया होगा। विजयनगर साम्राज्य में भी एक व्यवस्था हुआ करती थी, और उस व्यवस्था का नाम था आयंगर व्यवस्था। उस व्यवस्था का नाम क्या था? आयंगर व्यवस्था। आयंगर व्यवस्था भी थोड़ी बहुत मिली जुली थी। आयंगर व्यवस्था भी थोड़ी बहुत आपकी पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से मिली जुली हुई थी। आयंगर व्यवस्था भी जो है वो दोस्तों पंचायती राज है और स्थानीय स्वशासन से जो है वो मिली जुली थी। स्थानीय स्वशासन से जो है वो मिली जुली थी। आयंगर व्यवस्था भी थोड़ी बहुत जो है वो मिली जुली थी। नाम सुना हुआ है तुम लोगों को आयंगर व्यवस्था का? विजयनगर साम्राज्य में कल को पूछ ले आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है, तो दोस्तों आपके किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित आपकी जो है वो आयंगर व्यवस्था जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्लियर, याद रह जाएगा? श्योर, पक्की बात? चले आएंगे, चलो तो फिर आगे चलते हैं और आगे ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे। हाँ, तो आगे दोस्तों इसके बाद में पढ़ते हैं। आयंगर व्यवस्था का उल्लेख आप लोगों को मिलता है। उसके बाद जब आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने जो है वो 1687 में पहली बार अंग्रेजों ने एक नगर निगम की स्थापना की, और वो क्या था दोस्तों? मद्रास नगर निकाय। क्या था दोस्तों आपका? मद्रास नगर निकाय। मद्रास है 1687, 67 मत कर देना, 87, मद्रास नगर निकाय। दोस्तों याद रखिए, अंग्रेजों ने जो है वो 1687 में मद्रास के अंदर जो है वो पहले नगर परिषद, नगर निकाय की स्थापना की। बहुत एकदम बेसिक प्रश्न, आंखें तो मेरी एकदम ही कमजोर हो गई है। मद्रास नगर निकाय, नगर परिषद की जो है वो अंग्रेज जो स्थापना करते हैं। मद्रास नगर निकाय और नगर परिषद की जो है वो आपके जो है अंग्रेज जो है स्थापना करते हैं। याद रह जाएगा तुम लोग? एकदम क्लियर।
अब यहाँ पंचायती राज नहीं है, लेकिन मैं पहले लोकल बॉडीज का डेवलपमेंट आपको कवर करवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को जो है वो पता चल जाए कि मद्रास नगर परिषद की स्थापना 1687 में। 3 इफेक्ट पढ़े हैं तुम लोगों ने, अब तक कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पढ़े हैं कि जो है वो सर चोल शासक उत्तर मेरू अभिलेख के अंदर जो है उल्लेख मिलता है, और उत्तर मेरू अभिलेख के अंदर जो है वो ग्राम सभा को क्या कहा गया, उर कहा गया है। उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है वो बात जो चली है, वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कौन सी बात चली है, याद रख लेना कि इन्हें आयंगर व्यवस्था कहा गया। फिर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 1687 में मद्रास दोस्तों जो है वो नगर परिषद की स्थापना की, और जो है वो हमने हमारे यहाँ स्थानीय स्वशासन को जो है वो थोड़ा बहुत और आगे बढ़ाया। फिर हमारे यहाँ ठीक मतलब सज्जन रिपन, बोड़ा रिपन, अच्छा रिपन बोलते हैं ना, लॉर्ड रिपन के बारे में तुम लोगों ने जो है वो सुना होगा। लॉर्ड रिपन जो है वो आपके उदार गवर्नर जनरल में आते हैं, और लॉर्ड रिपन जो है वो दोस्तों 1882 के अंदर, 1882 के अंदर लॉर्ड रिपन, कौन दोस्तों आपके, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है वो 1882 के अंदर जो है वो एक चीज याद रख लेना, एक प्रस्ताव लाते हैं, स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव लाते हैं। स्थानीय स्वशासन से संबंधित, स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पारित करते हैं, एक प्रस्ताव पारित करते हैं, संबंधित प्रस्ताव पारित करते हैं। और जब भी किसी प्रस्ताव के माध्यम से शक्तियां या अधिकार किसी संस्था या व्यक्तियों को दिए जाते हैं, तो उसे हम इतिहास में क्या बोल देते हैं, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा आपके यूके में पहली बार जब राजतंत्र से आपके अधिकार जब जनतंत्र की तरफ आए थे, थोड़े अधिकार दिए थे, तो उस प्रस्ताव को, उस निर्णय को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो जब भी कहीं पे भी दोस्तों याद रख लेना, कुछ पावर्स अगर किसी को दी जाती है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की थोड़ी पावर्स हमने किसको दी, आपकी स्थानीय स्वशासन को दी, तो इसलिए दोस्तों लॉर्ड रिपन के इस प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आपके मैग्ना कार्टा, स्थानीय शासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मतलब यहां से दोस्तों मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रख लेना। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है कि यहां से कुछ पावर्स हम लोगों ने जो है वो दोस्तों जो है वो दी थी। यहां से कुछ पावर्स हम लोगों ने जो है वो किन को दी, आपकी इन लोकल बॉडीज को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है, कुछ पावर दी गई, कुछ पावर दी गई। नगर निकाय है अंकिता, उस समय उनको ये नहीं पता था कि नगर पालिका होती है क्या, नगर परिषद होती है क्या, नगर निगम होता है क्या। अतः तो मतलब अतः समझदार बेबी को नहीं है ना बेसमझ में। तो उन्होंने जो है म्यूनसिपल काउंसिल बोल दो, चाहे कॉरपोरेशन बोल दो, चाहे म्यूनसिपल जो है वो पालिका बोल दो, उनके अनुसार सहमी थी, तो उन्होंने नगर निकाय शब्द याद करो तो ज़्यादा बढ़िया है। कभी एग्जाम में नगर परिषद मिल जाएगा, कभी नगर निकाय मिल जाएगा, कभी नगर निगम मिल जाएगा, कभी नगर निगम मिल जाएगा। तो जिस टाइम अंग्रेजों ने 1687 के अंदर जब स्थापना की थी, तो उस समय इन 3 शब्दों के अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो अंग्रेजी में बोलते थे, बोलते बोलते कभी कभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोल जाते थे, कभी कभी बोलते बोलते म्यूनसिपल काउंसिल बोल जाते थे, वो उनकी मर्जी। ये बाइफर्फिकेशन जो है वो आपके यहाँ प्रॉपर तरीके से 1993 में 74वें संविधान संशोधन के बाद होने लगता है कि अगर जो है वो जनसंख्या 1 लाख से कम है तो वो नगर पालिका है, 1 से 5 है तो वो नगर परिषद है, 5 लाख से ज्यादा है तो वो नगर निगम है। हाँ, तो ये चेतन कोई भी अधिकार, जय फारूक शहर वाला क्या था कि उस समय उन्होंने अंग्रेजों को अधिकार दिए, तो अंग्रेजों ने उसे अपना मैग्ना कार्टा कहा। ये स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहलाता है कि लोकल बॉडीज को आपको जो है वो दोस्तों जो है वो क्या मिलता है, लोकल बॉडीज की जो है वो बात जो है वो दोस्तों याद रख लेना। नहीं ममता जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, जो जो सर पढ़ाएंगे वही आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, पुरुषोत्तम सर आपकी मैथ स्टार्ट कर रहे हैं और पुरुषोत्तम सर के पास समय और वही आपकी मैथ स्टार्ट करेंगे। ये आपके, हाँ 1667 नहीं है, आप 1687 याद रखें, एक बार मिस प्रिंट हो सकता है। सर सारे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया कुलदीप भाई, धन्यवाद। आपने जो है वो ओके, अजय शर्मा कह रहे हैं आपने शादी का वीडियो डाल रखा है, वो बहुत अच्छा है, धन्यवाद धन्यवाद। अब पढ़ लें आप,
ये एक एक जन में बात करा दें क्या पार पड़ी। हाँ थोड़ा आज अटीन ध्यान दो। तो मैग्ना कार्टा कहा गया, क्या कहा गया, मैग्ना कार्टा कहा गया। और उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि आपके यहाँ धीरे धीरे जो है वो इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया गया। जैसे 1919 के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को याद आएगा कि 1919 के अंदर जो है वो दोस्तों इसे प्रांतीय विषय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, इसे प्रांतीय विषय बना दिया गया था कि राज्य संभालो, पंचायती राज और नगर निकाय को कौन संभाले, राज्य संभालो। 35 में से थोड़ा और जो है वो दोस्तों जो है वो कर दिया था, लेकिन उन्होंने जो है वो 1919 में इसे क्या बना दिया गया था, प्रांतीय विषय बना दिया गया था। क्या बना दिया गया था, प्रांतीय विषय बना दिया गया था। फिर अपने गांधी जी की जो है वो दोस्तों जो है महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने उन्होंने जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। क्या दिया था, ग्राम स्वराज। याद है क्या तुम लोग, वो कहते थे कि गांव का शासन गांव के ही लोग करें। तो आज का जो पंचायती राज है ग्राम स्वराज के ऊपर जो है वो डिपेंड है, ग्राम स्वराज के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, ग्राम स्वराज के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है दोस्तों, आपके ग्राम स्वराज के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, याद रख लेना, ग्राम स्वराज के ऊपर जो है वो डिपेंड है। और याद रख लेना दोस्तों बढ़िया तरीके से, एकदम क्लियर याद रह जाएगा तुम लोगों को, श्योर, ग्राम स्वराज के ऊपर डिपेंड है। अब एक प्रश्न तो तुम लोग बार बार पढ़ते हो कि स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज की स्थापना नागौर के बगदरी गांव से हुई, फलाना ढिमका, करते हो ना याद। कोई पूछ ले स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता से पहले जो है वो पंचायती राज की स्थापना जो है वो दोस्तों कहाँ हुई, इसके बारे में बताओ भाई। तो फिर क्या बताओगे, अगर कोई पूछ ले कि भाई 1919 में प्रांतीय विषय डिसाइड कर दिया था कि राज्य अपने अपने अनुसार पंचायती राज की स्थापना कर सकते हैं, तो स्वतंत्रता से पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी। तो अगर प्रांत पूछ लेना तो दोस्तों आप लोग बता देना कि बंगाल में सबसे पहले हुई थी। कहाँ हुई थी, बंगाल में। और राजस्थान में अगर पूछ लेना तो बीकानेर रियासत ने की थी। राजस्थान में दोस्तों आपकी बीकानेर रियासत ने जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 1928 में पंचायती राज से संबंधित कानून बनाया था। हाँ, अगर एग्जैक्टली पूछे स्वतंत्रता से पहले 1919 में जब प्रांतीय विषय से घोषित कर दिया गया था तो उस समय सबसे पहले पंचायती राज पर एक्ट बनाने वाला राज्य कौन सा था, बंगाल था। और सबसे पहले पंचायती राज के ऊपर जो राजस्थान में कौन सी रियासत थी, बीकानेर थी। कौन सी रियासत थी दोस्तों, बीकानेर थी। क्या थी, हाँ नगर निकाय बोलो प्रियंका, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ तो आगे, वो तो बहुत पीछे रह गया, 1687 की बात है, 1919 में आ गए, वहीं थोड़ी अटके रह गए। हाँ, प्रांत जो है वो दोस्तों बंगाल था और रियासत कौन सी थी, बीकानेर। दोस्तों जो है वो रियासत कौन सी थी, बीकानेर। सर जो आपने प्री में पढ़ाया वो मेंस में दोबारा पढ़ाओगे, यहाँ पढ़ाएंगे, तभी तो कह रहे हैं आरएस के लिए ये सेंस था, बार बार पढ़ाएंगे, जब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक पढ़ाएंगे। तुम्हें जो पढ़ना हो वापस वो पढ़ लेना वापस, तुम तो बस ध्यान से पढ़ लो, यहाँ उम्मीद से ज़्यादा ही मिलेगा, सब कुछ बेहतर मिलेगा। थोड़ा सा देख लो, बढ़िया तरीके से पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। यहाँ तक आप लोग पहुंचे। अब बात करते हैं, गांधी जी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था ग्राम स्वराज में। अब क्वेश्चन क्या आता है कि ये अवधारणा कौन सी किताब में दी थी, उनकी तो बहुत सारी किताब थी। तो माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया इनकी किताब थी, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया। इसके अंदर दोस्तों इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि पंचायती राज जैसी संस्थाएं बननी चाहिए, पंचायती राज जैसी संस्थाएं बढ़नी चाहिए, पंचायती राज जैसी संस्थाएं जो है वो बढ़नी चाहिए। और दोस्तों याद रखें आप लोगों को, क्या याद रखें, हाँ, और क्या याद रखें दोस्तों आपके यहाँ और गांधी जी ने जो है वो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट अपनी कौन सी बुक में दिया था, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया। मतलब जो आपका स्वतंत्र भारत होगा उसमें मैं संकल्पना करूं तो ग्राम स्वराज होगा, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया। याद रखो भाई, काम की चीज है। तो हम कहां से चले थे, हम चले कहां थे, अब हम स्वतंत्रता के पास आ चुके हैं। हम चले थे दोस्तों आपके यहां पे कि वैदिक काल में सर जो है वो ग्रामणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ग्रामणी कहा जाता था। और बौद्ध काल में
ग्राम योजक कहा जाता था। बौद्ध काल में क्या कहा जाता था? मुखिया को ग्राम योजक कहा जाता था। और दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे मौर्य काल में अगर हम लोग देखें तो इन्हें जो है वो ग्रामिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ग्रामिक कहा जाता था। और उसके बाद में जब आप मुगल काल की बात करेंगे तो दोस्तों मुगल काल में इस पद को मुकद्दम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। उससे आगे चले तो आपके यहाँ पे उत्तर मेरूर अभिलेख, दोस्तों याद रखें, उत्तर मेरूर अभिलेख में जो है वो आपके यहाँ इसे उर कहा गया है। और ये क्या? चोल शासक प्रांतक प्रथम के टाइम का भी यहाँ जो है वो दोस्तों जो है वो ये आपका अभिलेख है। और उसके बाद में विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो विजयनगर साम्राज्य के अंदर जो है वो अगर आप लोग याद रखेंगे तो क्या याद रखना है? आयंगर व्यवस्था में इसका उल्लेख था। अब कोई कहे पीडीएफ करना सी थोड़ा बहुत लखन में आदमी लिख ले, एकदम ही बावड़ा हो रहे हो, थानिया लगे जो थारता नहीं कोई दूसरो आरएस की तैयारी कर सी। आयंगर व्यवस्था एकदम ही बोला हो, सुन में ही पढ़ो एकदम। कोई आदमी लिख लेता तो शॉर्ट नोट्स के, हाँ गुरुजी मतलब 4 दिन में हाईकोर्ट पढ़ाए बिना पीडीएफ भी आदमी जो कवर कर ले, इतो मतलब डिटेल में एक एक चीज लिख के याद करवाइए। लेकिन लखन को नहीं तो अब कहीं करा। अब विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था 1687 के अंदर मद्रास नगर निकाय, दोस्तों याद रखें, मद्रास नगर निकाय की स्थापना होती है। 1882 के अंदर जो है वो लॉर्ड रिपन दोस्तों आपके यहां पर क्या लेकर आते हैं? लॉर्ड रिपन दोस्तों आपके यहां पर जो एक प्रस्ताव लाते हैं और इसे हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहां पे जो है और उसके बाद में दोस्तों 1919 में इसे प्रांतीय विषय बना दिया जाता है। इसे क्या बना दिया जाता है? प्रांतीय विषय बना दिया जाता है। तो इस पर सबसे पहले एक्ट कौन लेकर आता है? बंगाल लेकर आता है। और राजस्थान की रियासतों में कौन लेकर आता है दोस्तों? आपके यहाँ पे बीकानेर लेकर आता है। और बीकानेर 1928 के अंदर जो है वो एक्ट लेकर आता है। ये 2 बात याद रखनी। फिर गांधी जी ने कॉन्सेप्ट दिया था ग्राम स्वराज का। गांधी जी ने कॉन्सेप्ट क्या दिया था दोस्तों? ग्राम स्वराज का। और ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट जो है वो दोस्तों कौन सी किताब में दिया गया था? याद रखें, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, याद है तुम लोगों को? हाँ सर, हाँ इतनी बात तो एकदम क्लियर होगी, एकदम पूरी याद है, सही में याद है। बहुत बढ़िया हर्ष, माई पिक्चर ऑफ द फ्री इंडिया, इतना याद है। इसके बाद में क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। तो संविधान के कौन से आर्टिकल में? संविधान के आर्टिकल 40 के अंदर, संविधान के 40 आर्टिकल में क्या कहा कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करे। राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करे। राज्य पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो प्रोत्साहित करें। पंचायती राज संस्थाओं को जो है प्रोत्साहित करें। राज्य जो है वो नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 के आर्टिकल 40 के अंदर। संविधान के भाग 4 में आर्टिकल जो है वो 40 के अंदर ये कहा गया कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करे। यहाँ केवल प्रोत्साहित करे। नीति निर्देशक तत्व क्या? मार्गदर्शक है, परामर्श है, करे तो करे, राज्यों पर डिपेंड करता है। आर्टिकल 40 संविधान के भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ था कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो प्रोत्साहित करे। क्या करे? प्रोत्साहित करे। तो अब दोस्तों ये डिपेंड करता है राज्यों पर, ये डिपेंड करता है राज्यों पर। तो उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद में दोस्तों एक कार्यक्रम चलता है और कार्यक्रम का नाम है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है आपके यहाँ पे? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम चलाया जाता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ताकि पंचायती राज संस्थाओं को जो है वो दोस्तों बढ़ावा दिया जा सके। 2 अक्टूबर 1952 को हम ये कार्यक्रम चलाते हैं। 2 अक्टूबर 1952 को हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, सामुदायिक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट जो स्टार्ट करती है 2 अक्टूबर 1952 में, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के जो सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चलता है। और ये कार्यक्रम होता है दोस्तों आपका असफल। ये कार्यक्रम क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। ये कार्यक्रम क्या हो जाता है दोस्तों आपका? असफल हो जाता है। और ये कार्यक्रम जब असफल हो जाता है तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके यहाँ पे जब एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी समिति बनती है?
बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति कहती है कि ये कार्यक्रम है, सबसे पहले आप तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाओ। क्या बनाओ? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाओ। बलवंत राय मेहता समिति क्या कहती है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाओ। और उसके बाद में दोस्तों आगे ये चर्चा हम बाद में करेंगे। ये मैंने आप लोगों को बलवंत राय मेहता समिति तक ले आऊं। अब मैं सारी समितियां याद करवाऊंगा। हाँ, प्रांतीय मतलब राज्य सूची, क्या याद रखना है? इतने तक मैं तुम्हें ले आया हूं। एक पोर्शन मैंने कवर करवा दिया। अब मैं समितियों का एक पोर्शन कवर करवाऊंगा। अब मैं तुम लोगों को जो है वो समितियों का एक पोर्शन कवर करवाऊंगा। हाँ, मैं आप लोगों को जो है वो वैदिक काल से बलवंत राय मेहता समिति तक ले आया हूं। अब समिति के बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इतनी कहानी किस किस को क्लियर है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद है? किस किस को क्लियर है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना याद है? इतना जो है वो पक्का याद है? हाँ, इतना मामला किस किस के कंट्रोल में, बता दो भाई, फिर आगे चलें, फिर सारी समितियां याद करूं। मामलों काबू में है, अंडर कंट्रोल है, चला फिर बाद में आगे चलो। तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? एक एक समिति के बारे में आप बात कर हैं। क्या क्या बात करेंगे हम दोस्तों? जो है वो एक एक कमेटी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? एक एक कमेटी के बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में आगे चलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो है वो बात करते हैं आपके यहाँ पे जो है वो कौन सी समिति के बारे में? बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों जो है वो बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम। दोस्तों याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम की जांच के लिए बनी थी। बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, हाँ, और उसके साथ साथ दोस्तों जो है वो इसकी जांच के लिए बनी थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1957 में। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना। अब जो याद रखना है ना वो लास्ट में बता दूंगा, पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था बनाओ। सबसे मेन सिफारिश इनकी यही थी, क्या बनाओ? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाओ, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था बनाओ। मतलब आप चाहो वैसे बना लो, एक ऊपर आपकी जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। ठीक बात कही इन्होंने? ठीक लग रही है तुम लोगों को? हाँ, क्लियर? त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के गठन की बात। अब इन्होंने और भी बातें कही हैं। तुम जैसे देख सकते हो कि ग्राम पंचायत का चुनाव डायरेक्ट होना चाहिए, जबकि इन दोनों का चुनाव जो है वो इनडायरेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रत्यक्ष होना चाहिए। बताओ, आज यही होता है अपने राजस्थान में? यही होता है राजस्थान के अंदर? यही होता है? सरपंच को तुम डायरेक्ट चुनते हो, प्रधान को और जिला प्रमुख को अपन नहीं चुनते ना। अपन तो पंचायत समिति सदस्य और जिला प्रमुख सदस्य चुन के भेजते हैं, उसके बाद में तो अगले ही चुनते हैं, उसके बाद में तो जो है वो अगले ही चुनते हैं। जायज बात है, यही काम हो रहा है आज के टाइम में। चलो ठीक है, नियोजन और विकास संबंधी बातें जो है वो इनको सौंपी जाए। हाँ, तो इन्हीं के पास है आज के टाइम में। देखो इन्होंने उस समय कितनी अच्छी बात कही थी भाई, प्लानिंग ग्राम सभाएं तो करती है अपनी प्लानिंग की, कहाँ सड़क बनेगी? प्लानिंग कौन करता है? ग्राम सभा करती है, कहाँ सड़क बनेगी? इन संस्थाओं को जो है थोड़े पैसे भी उपलब्ध करवाओ, संसाधन, थोड़े सब्जेक्ट भी दो, और पंचायत समिति एक कार्यकारी इकाई के रूप में काम करे, जबकि जिला परिषद की भूमिका सलाहकारी और पर्यवेक्षण की हो। आज भी यही है, आज भी यही है, आज भी यही है ना। तुम लोग नहीं देखते जिला प्रमुख का, जिला परिषद का काम तो केवल और केवल सुपरविजन का, सलाह का, परामर्श का, पर्यवेक्षण का है। काम तो सारे सारे पंचायत समिति और ग्राम पंचायत करते हैं। और जिला परिषद का चेयरमैन जिला अधिकारी होना चाहिए, ये नहीं है आज। आज अपने कौन होता है जिला परिषद का प्रमुख? हाँ, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। तो इन्होंने अच्छी खासी जो है वो दोस्तों आपकी जो है वो सिफारिशें दी हैं, और सिफारिशें ठीक है, इनकी इतनी बुरी सिफारिशें नहीं है। आप लोग जो याद कर सकते हो। सबसे पहले कौन देता है दोस्तों? आपके बलवंत राय मेहता समिति। दोस्तों याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो सिफारिश देती है। और बलवंत राय मेहता समिति ने कहा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो था तुम्हारा असफल,
सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो क्या था? असफल। ये प्रश्न पूछा आरपीएससी ने। सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो था तुम्हारा असफल, कार्यक्रम तो था तुम्हारा असफल। को जायज बात है जी, मान ली ये बात तो। अब तुम क्या करो, तुम बनाओ एक त्रिस्तरीय पंचायती राज। क्या बनाओ तुम? एक त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाओ। हो, त्रिस्तरीय पंचायती राज बना लेंगे, त्रिस्तरीय पंचायती राज बनाओ। उसके अंदर जो है वो जो ग्राम पंचायत है ना, उसके मुखिया को तो तुम डायरेक्ट चुन लो। कहाँ, सरपंच को तो वैसे ही डायरेक्ट चुनते हैं। और पंचायत समिति और जिला परिषद है ना, उसका इनडायरेक्ट चुन लो। कहाँ साहब, वैसे ही चुनते हैं, इनडायरेक्ट चुनते हैं। पर्याप्त संसाधन दे दो। क्या दे दो? पर्याप्त संसाधन दे दो। और जिला परिषद का प्रमुख है जिला अधिकारी, कलेक्टर को बनाओ, जो कि ठीक बात नहीं थी। ये आपके इन्होंने जो बलवंत राय मेहता साहब ने कहा। एक इन्होंने कहा, बलवंत राय मेहता साहब ने जो ये कहा, बलवंत राय मेहता साहब ने जो वो दोस्तों आपके यहाँ पे जो ये बात कही। ये बात किस किस को ठीक लग रही है? मान लेंगे इनकी बात? श्योर? सारी समितियां पढ़ लें पहले हम एक साथ ही। ठीक है, ये बात इनकी माननी पड़ेगी। चलो ठीक है भाई, माननी पड़ेगी। तो सारी समितियां पढ़ लेते हैं, फिर राजस्थान का अलग से पढ़ेंगे, फिर राजस्थान का अलग से पढ़ेंगे। अभी एक बार रहने दो बगदरी ये सारी चीजें। हाँ, ये आप लोग याद रख लेना कि इनके कहने पर ही हमारे यहाँ 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को आपके यहाँ नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज की स्टार्टिंग होती है। बगदरी गांव से नागौर से पंचायती राज की स्टार्टिंग होती है इनकी सिफारिश पे। लेकिन पहले हम जो है वो कमेटी सारी पढ़ लेते हैं, ताकि विकास क्रम प्रॉपर तुम लोगों को याद हो जाए, ताकि विकास क्रम जो है प्रॉपर तुम लोगों को याद हो जाए और तुम्हारे लिए ठीक भी रहे। फिर बाद में राजस्थान में पढ़ेंगे ना, तो उसको फिर अलग डिटेल से पढ़ लेंगे। राजस्थान में पढ़ेंगे तो फिर उसको जो है वो अलग डिटेल से पढ़ लेंगे। तो एक समिति किस किस को क्लियर है कि सर बलवंत राय मेहता समिति तो दिमाग में छप गई। इसी के कहने पर त्रिस्तरीय व्यवस्था स्टार्ट हुई। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी से स्टार्ट होती है, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। क्या नहीं मिला भाई? संवैधानिक दर्जा नहीं मिला। ना तो टाइम पर चुनाव हो रहे, 1960 में हो गया तो फिर 68 में हो रहा है, 68 में हो गया तो फिर 78 में हो रहा है, 10-10 साल लग गए। ना तो टाइम पे चुनाव हो रहे, ना हर जगह सेम व्यवस्था, ना कोई संवैधानिक रूप से जो है वो दोस्तों जो है इनके पास पावर। बस केवल और केवल त्रिस्तरीय व्यवस्था और राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया? राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया। तो फिर पंचायती राज के ऊपर जो है वो दोस्तों जो है वो एक समिति और बनी। और ये दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा संथानम समिति। तो ये एक बेसिक सी समिति थी और ये दोस्तों आपके यहाँ निर्वाचन और वित्त पर बनती है। पंचायती राज को पैसा कैसे उपलब्ध करवाना है, इसके लिए 1963 में बनी। और पंचायती राज में चुनाव कैसे करवाने हैं, इसके लिए समिति दोस्तों आपके यहाँ 1965 में बनती है। ये दोस्तों संथानम समिति है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम तो बस इतना याद रख लो कौन सी समिति थी, संथानम समिति थी। पंचायती राज को जो है वो पैसा कितना उपलब्ध करवाना है, चुनाव कैसे करवाना है, पंचायती राज को कैसे पैसा कितना उपलब्ध करवाना है। हाँ हाँ, नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है ज्योति, बस बलवंत राय मेहता समिति इतना याद रख लो। तो क्या याद रखना है, पंचायती राज जो है उसके ऊपर फाइनेंस के लिए और उनके इलेक्शन के लिए एक कमेटी और बनी थी और संथानम समिति बनी थी। 63 में पैसे के लिए और 65 में इलेक्शन के लिए। उसके बाद में अगली समिति आती है अशोक मेहता समिति। उसके बाद में अगली समिति कौन सी आती है दोस्तों आपकी, अशोक मेहता समिति। अगली समिति कौन सी आती है दोस्तों आपकी, अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति के बारे में 2-4 बात आप जरूर सुने, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को ठीक काम बैठे। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई जी जो है वो आपके प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्होंने एक समिति बनाई, पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक समिति बनाई और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बड़ी रिपोर्ट पेश की। लेकिन इसमें 2 ही काम की चीज है, वो आपकी जो है वो बलवंत मेहता कब आई थी, बलवंत राय मेहता समिति जो है वो
57 के अंदर। और दोस्तों जो है वो अशोक मेहता समिति कब बनती है? 1977 के अंदर। इनकी जो बातें हैं उनमें दो महत्वपूर्ण बात थी, और दो महत्वपूर्ण बात क्या थी? फिर इनकी बातों को माना नहीं गया, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछा जाता है। और इन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें क्या कही कि एक तो इन्होंने कहा कि ये त्रिस्तरीय रहने दो, तुम तो द्विस्तरीय पंचायती राज बनाओ। क्या बनाओ? द्विस्तरीय पंचायती राज बनाओ। मतलब एक तो आपकी जो है वो दोस्तों क्या हो जाए, जिला स्तर पर तो जिला परिषद हो जाए, और कुछ गांवों को मिला के मंडल पंचायत बना लो। आपको ग्राम पंचायत की कोई जरूरत नहीं है, एक तो जिला परिषद बन जाए, और जिला परिषद के ऊपर जो है वो ग्राम पंचायत की बजाय तुम लोग जो है कुछ गांवों को मिला के मंडल पंचायत बना लो। क्या बना लो? मंडल पंचायत बना लो। क्या बना लो भाई? मंडल पंचायत बना लो। मंडल पंचायत का जो है निर्माण कर लो। तो एक तो इन्होंने ये कही, एक तो जो है वो दोस्तों इन्होंने ये कही। उसके बाद आगे चलते हैं और जो आगे ध्यान देते हैं, हाँ, मंडल पंचायत बना लो। तो ठीक लग रही है क्या तुम लोगों को इनकी बात? मेरे हिसाब से तो काम की बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो काम की बात नहीं है। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि पंचायती राज के चुनाव राजनीतिक दलों के जो है वो भागीदारी सुनिश्चित करो। मतलब गांव में तारो सरपंच को चुनाव है ना, भी के अंदर भी कांग्रेस बीजेपी कर दो, ऐसे तो स्वार्थ बिगड़ जाएगा। सरपंच के चुनाव में तो बैट बॉल और सिलाई मशीन यही ठीक लगते हैं, कांग्रेस बीजेपी क्यों करो? अपन को गांव में रहना है भाई। उसके बाद में वापस चुनाव तो जो है केवल 10 15 20 दिन, एक महीने का काम है, उसके बाद तो रहना तो सौहार्द से ही है। तो ये जो राजनीति को जो है वो शहरों में रहने दो ना। तो इन्होंने कहा दलगत आधार पर चुनाव होना चाहिए, पार्टी वाइज इलेक्शन होना चाहिए। आज नहीं होते ना, नहीं होते आपके यहाँ। ग्राम पंचायत के तो नहीं होते, पंचायत समिति और जिला परिषद के होते हैं, पर ग्राम पंचायत के तो नहीं होते। हाँ, नहीं फिर बाद में जो है गांव में लोग वोट के अंदर जो है वो पाकिस्तान के मुद्दे को ले आएंगे। तो एक इन्होंने कहा, फिर उनका पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 4 वर्ष कर दो। ये भी कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं है, कार्यकाल 5 वर्ष ही रहने चाहिए। तो बताओ इनकी बात मानने वाली सी थी क्या जो मानने अगले? वैसे भी नहीं मानना था, क्योंकि आगे दोस्तों जो है वो आपके यहाँ कौन सी समिति बननी थी? आगे वापस जो है वो कांग्रेस का राज आना था, और कांग्रेस के राज के अंदर जो है वो इनकी मोरारजी देसाई की बनाई हुई समिति की बात कौन माने भाई? तो अशोक मेहता समिति ने जो है वो बढ़िया टोरेट होके कहा, एक तो द्विस्तरीय पंचायती राज संस्था बनाओ, राजनीतिक आधार पे चुनाव करो, कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, संस्थाओं के चुनाव में SC ST को रिजर्वेशन दो, महिलाओं को रिजर्वेशन दो, इन्हें टैक्सेशन की पावर दो, कुछ वित्तीय संसाधन दो। ठीक है, ओके अनिता जी, आपने चुनाव लड़ा हुआ है तो बताओ मानने वाली सी बातें नहीं है? अनिता जी कह रहे हैं कि सर मेरा सर बेट का चुनाव चिन्ह था, मतलब सरपंच का चुनाव लड़े हुए भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। वाह सरपंच साहब, बहुत बढ़िया बात है ना? तो ये जो आपकी अशोक मेहता समिति जो है ये रिकमेंडेशन देती है, और ये रिकमेंडेशन जो है वो दोस्तों जो है वो नहीं मानी गई। तो आपने दो पढ़ी, अभी देखो सारी समितियां आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपने बलवंत राय मेहता समिति में काम की चीज एक ही याद की, 1957 की समिति है। गुरुजी इतना याद रह जाएगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाओ, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाओ, ठीक बात है। उसके बाद में 63 के अंदर जो है वो आपके यहाँ वित्त पर है, और 65 के अंदर आपके यहाँ निर्वाचन पे दोस्तों जो है वो समिति बनती है, और ये समिति बनती है दोस्तों आपके यहाँ पे संथानम समिति। कौन सी समिति बनती है? संथानम समिति। फिर दोस्तों आपके यहाँ अशोक मेहता समिति बनती है, और अशोक मेहता समिति कहती है, अशोक मेहता समिति बनती है, और अशोक मेहता समिति ने क्या कहा भाई? अशोक मेहता समिति ने ये कहा कि दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो क्या बनना चाहिए कि जो है वो द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, दलगत आधार पे चुनाव होने चाहिए, पार्टी वाइज जो है वो दोस्तों चुनाव होने चाहिए, और जो है वो कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 4 वर्ष होना चाहिए। तो इनकी बात किसी ने नहीं मानी, नहीं मानी। तो फिर बाद में अब नई सरकार आती है, नई सरकार जो है याद रख लेना ये 1977 की है, ये 1977 की है। नई सरकार आती है तो जो है वो आपके यहाँ 1986 के अंदर लक्ष्मीमल सिंघवी, LM सिंघवी समिति बनती है। राजीव गांधी जी बनवाते हैं, LM सिंघवी समिति बनती है। उन्होंने काम की बात कही, उन्होंने कहा देखो साहब, जब तक संविधान में पावर नहीं दोगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है। हाँ दोस्तों याद रख लेना कि जो अगर जब तक आप संविधान से इन्हें पावर नहीं दोगे ना तब तक कोई मतलब नहीं है, चाहे जितने इनके चुनाव करवा लो, चाहे जो करवा लो, भले इन्हें सबसे पहले संवैधानिक दर्जा दो।
किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल अगर जो है वो दर्जा मिल जाता है तो फिर बाद में जो है वो चीजें अपने आप 5 साल से चुनाव हो जाएंगे, अपने आप निर्वाचन आयोग बन जाएगा, अपने आप वित्त आयोग बन जाएगा, पावर मिल जाएगी, सारा काम मिल जाएगा। काम में मजा तभी आएगा जब इन्हें संवैधानिक दर्जा दे दो। तो किसी ने कहा सर संवैधानिक दर्जा दे तो रखा है, संविधान में तो लिखा होना 40 में लिखी हुई बात और संविधान के भाग 4 में लिखी हुई कोई भी बात जो है वो लीगली बाउंड नहीं है। संविधान के भाग 4 में लिखी हुई कोई भी बात जो है वो दोस्तों लीगली बाउंड नहीं है। और आप ये चीज जो है वो याद रख लेना, लीगली बाउंड नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। वो एक तरीके से नीति निर्देशक तत्व परामर्श है कि आप ध्यान रखें, राज्य नीति बनाए तो पंचायती राज संस्थाओं का प्रोत्साहन जरूर करें, ना करे तो क्या बिगाड़ ले। तो ये बात भी ठीक है। आगे बात करें दोस्तों जो है, हाँ अनीता जी जो है वो अपने घाटोल बांसवाड़ा से हैं कि आप मेरी पंचायत में जो एक मोटिवेशन सेमिनार रखें। जरूर 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 रखेंगे, एक बार जो है वो कोर्स पूरा करवा दूं मैं। हाँ अभी मेरे एक ही मोटिवेशन है, नहीं कल जो है वो जनता कह देगी हाँ बैच स्टार्ट किया तो कोर्स पूरा नहीं हुआ। हम बहुत स्पीड से चल रहे हैं, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर इतनी स्पीड भी क्या काम की है। इतनी स्पीड से हम इसलिए चल रहे हैं कि हमें जो है ना एक ही चीज़ के लिए माना जाना जाता है, कंटेंट और टाइम पे कोर्स। हमने अर्जुन बैच को भी है ना उस समय 3-3.5 महीने मिले थे, हमने करवा दिया था पूरा, और विथ क्वालिटी करवाया था हमने, विथ क्वालिटी करवाया था। तो उसके बाद हमने रिवीजन भी करवाया जितना हो सके। उस समय प्री के टाइम हमने 2.5 महीने में पूरा कोर्स करवाया था, विथ क्वालिटी करवाया था, रिवीजन और करवाया था। तो इस बार मेरी इच्छा है कि लास्ट में 1.5-2 महीने में ना एकदम फ्री बैठूं और जितना हो सके रिवीजन करवाऊं, जितना हो सके तुम लोगों का रिवीजन करवाऊं। सही बात है। हाँ तो इसलिए दोस्तों आपके जो है वो 1986 में जो है वो एलएम सिंघवी समिति जो है वो क्या कहती है कि संवैधानिक दर्जा दे दो। क्या दे दो इन्हें? संवैधानिक दर्जा दे दो। का ठीक है संवैधानिक दर्जा दे देंगे, अलग से जो है वो संविधान संशोधन लाएंगे। का और साहब का संवैधानिक दर्जा देते हुए ना त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाओ। क्या बनाओ? त्रिस्तरीय का। ये तो अशोक मेहता ने बलवंत मेहता ने कही थी, तभी कही थी तो काम की बात थी। और ग्राम सभा का गठन करो, ग्राम सभा का गठन करो। हाँ अब है ना, अब है ना मजा। तो दोस्तों याद रखें आपके 1986 के अंदर एलएम सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था और ग्राम सभा की बात कही। ग्राम सभा की जो है वो दोस्तों जो है वो बात कही, ग्राम सभा की जो है वो बात कही। याद रह जाएगा तुम लोगों को, ग्राम सभा की जो है वो बात कही, ग्राम सभा की बात जो है वो कही। एकदम क्लियर श्योर। उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद जो है वो दोस्तों आगे चलते हैं, उसके बाद में और ध्यान देते हैं। 1986 के अंदर क्या याद रखना है तुम्हें? एलएम सिंघवी समिति ने संवैधानिक दर्जा, त्रिस्तरीय व्यवस्था और ग्राम सभा की बात कही। क्या कही? ग्राम सभा की बात कही। क्लियर। उसके बाद में अपन लोगों को क्या याद रखना है? उसके बाद में जो है वो दोस्तों अपने लोगों को याद रखना है अगली, और वो थी आपकी गॉडगिल समिति। कौन सी समिति? गॉडगिल समिति। कौन सी समिति थी दोस्तों आपकी? गॉडगिल समिति। और गॉडगिल समिति दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो 1988 में बनती है, और 88 में बनते ही बस कांग्रेस पार्टी ने दोबारा समिति बनाई इनके बाद में, और इन्होंने भी वही बात कही कि जी सिंघवी साहब ने कही है ना वो बात एकदम सही है, सिंघवी साहब ने कही है वो बात एकदम सही है, आप तो अब जो है वो संविधान संशोधन ले आओ। तो इस कंडीशन के अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो याद रखें, गॉडगिल समिति ने एक ही बात कही कि हाँ संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। एकदम सही बात है एलएम सिंघवी वाली। और उसके साथ साथ कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। ठीक बात कही। अब सबसे ज्यादा अगर याद रख लेना दोस्तों, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी का था तो राजीव गांधी का ही था। सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अगर किसी का था तो राजीव गांधी का ही था। तो गॉडगिल समिति की जो ये रिकमेंडेशन हुई उसके आधार पे हम जो है वो 2 संविधान संशोधन लेकर आते हैं। हम क्या लेकर आते हैं? 2 संविधान संशोधन लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं दोस्तों आपके यहाँ? 2 संविधान संशोधन लेकर आते हैं। 1989 के अंदर जो है वो 2 संविधान संशोधन लाए जाते हैं। 1989 के अंदर 2 संविधान संशोधन लाए जाते हैं।
64वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, याद आ रहा है तुम लोगों को? और इसके तहत हम लोग जो है वो पंचायती राज की बात करते हैं, और इसके तहत हम लोग जो है वो स्थानीय स्वशासन में नगर निकाय की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नगर निकाय की बात करते हैं। हम दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं। राजीव गांधी जी का बहुत चाव था, राजीव गांधी जी का बहुत चाव था। 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए और 65वां संविधान संशोधन नगर निकाय के लिए लाया जाता है। लोकसभा में आ जाता है, लोकसभा में पारित हो जाता है दोस्तों, लेकिन जो है वो उसके साथ ये राज्यसभा में जाता है तो पीछे से लोकसभा भंग हो जाती है। पीछे से क्या हो जाती है दोस्तों? आपकी लोकसभा भंग हो जाती है। पीछे से लोकसभा भंग हो जाती है। पीछे से लोकसभा भंग हो जाती है। तो फिर बाद में ये दोनों के दोनों, इतना तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि लोकसभा में लाया हुआ कोई भी अधिनियम अगर जो लोकसभा भंग हो जाती है और वो राज्यसभा में पड़ा हो तो वो खत्म होना ही है। तो राज्यसभा से पारित नहीं हुआ था। ये बहुत बार पूछते हैं कि आपके 73-74 से पहले कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे? हाँ, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आए थे? थंगुन समिति भी है, एक्स्ट्रा कमेटीज जो हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो इनके ऊपर इतना ही ध्यान दो। ये मेन समितियां जो है वो याद करने की कोशिश करो, मेन समितियां याद करने की कोशिश करो। तो ये आप लोगों की जो है वो कौन सी 1989 में 64वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है, जिसमें पंचायती राज की बात थी, 65वें में नगर निकाय की बात थी, लेकिन ये खत्म हो गया। फिर बाद में दोस्तों जो है वापस सरकार बनती है, और सरकार जो है वो नरसिम्हा राव सरकार बनती है। कौन सी सरकार बनती है? नरसिम्हा राव सरकार बनती है। क्या बनती है दोस्तों? आपके नरसिम्हा राव सरकार बनती है। तो नरसिम्हा राव सरकार, नरसिम्हा राव सरकार बनती है। और नरसिम्हा राव सरकार जब बनती है तो दो संविधान संशोधन लेके आती है नरसिम्हा राव सरकार। याद आ रहा है तुम लोगों को? दो संविधान संशोधन लेके आती है नरसिम्हा राव सरकार। अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो बताओ कौन कौन से जो है वो, हाँ, कौन कौन से जो है वो दोस्तों जो है वो संविधान संशोधन लाए जाते हैं। तो नरसिम्हा राव सरकार 1992 में दो संविधान संशोधन लेकर आती है, लेकिन इस दरमियान 1991 में एक समिति बनती है। 1991 में भी ये संविधान संशोधन लेकर आते हैं, तो 1991 में जो है वो आपकी एक समिति बनती है, लोकसभा के अंदर एक समिति बनती है। और दोस्तों जो है वो लोकसभा में जो समिति बनती है वो बताओ कौन सी थी? लोकसभा में एक समिति बनती है, उस समिति का नाम क्या था? नाथूराम मिर्धा समिति। कौन सी समिति बनती है? नाथूराम मिर्धा समिति। कौन सी दोस्तों आपके यहाँ? नाथूराम मिर्धा समिति बनती है। और उसके बाद में दोस्तों आपके यहाँ दो जो है वो एक्ट लाए जाते हैं, और दो एक्ट कौन से लाए जाते हैं? 73वां संविधान संशोधन। एक तो आपका 73वां संविधान संशोधन जो कि दोस्तों आपके पंचायती राज से संबंधित है, एक 74वां संविधान संशोधन जो कि आपके नगर निकाय से संबंधित है। इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बारे में कोई कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि इस कॉर्नर पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब अब चर्चा जो है वो 1.5 घंटे इसकी चलेगी। अब चर्चा 1-1.5 घंटे इसकी चलेगी। अब चर्चा 1-1.5 घंटे इसी की चलेगी, मतलब इस पे कोई नहीं चर्चा करेगा। पहले इस चार्ट को समझो ताकि जीवन में थोड़ा सा सुकून आए। लेकिन अब इससे पहले मैं फिर राजस्थान में और करवाऊंगा तुम्हें, उसके बाद में चलेगी चर्चा। हाँ, तो क्या याद रखना है तुम्हें? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए, 74वां संविधान संशोधन आपके नगर निकाय के लिए। दोनों 1992 में आते हैं। ये दोनों के दोनों एक्ट कब आते हैं? 1992 में आते हैं, और 24 अप्रैल 1993 को लागू हो जाते हैं, जिसे हम पंचायती राज दिवस कहते हैं। अब बताओ, इतना तो यार याद कर सकते हो तुम लोग। अब फिर कोई कैसी गुरुजी पीडीएफ क्या की पीडीएफ अत्तो ते बना लियो तारो प्रश्न गलत को नहीं हो कदे। अत्तो अगर थे बना लियो ने प्रश्न गलत को नहीं, बात पूरी पढ़ा रहे हूँ, याद पूरा करवा रहे हूँ, रिवीजन करवा रहे हूँ। और यूं ज्यादा पंचायती राज में क्या उसका कि बलवंत राय मेहता समिति सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जांच करने के लिए बनी, 1957 में बनी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की रिकमेंडेशन दी, जिसके आधार पे दोस्तों आपके यहाँ पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंदर पंचायती राज की स्थापना बगदरी नागौर से की जाती है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। उसके बाद में संतानम समिति 63 में पंचायती राज संस्थाओं को वित्त एवं 65 में निर्वाचन के लिए बनी। अशोक मेहता समिति जनता पार्टी सरकार बनाती है, जो कि द्विस्तरीय दलगत आधार पर चुनाव और 4 वर्ष के कार्यकाल की रिकमेंडेशन देते हैं, जिनकी कोई नहीं मानता।
ठीक है। फिर बाद में एलएम सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा त्रिस्तरीय और ग्राम सभा की बात कहते हैं, और इन्हीं की बात को फिर दोहराते हैं गॉडगिल समिति, जिसके कहने पे राजीव गांधी जी जो है वो 64वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए, 65वां नगर निकाय के लिए, पर लोकसभा भंग हो जाती है तो ये दोनों संविधान संशोधन लैप्स हो जाते हैं। नरसिम्हा राव सरकार जो है वो एक संविधान संशोधन लाती है जिसपे आपके यहाँ संसद में पार्लियामेंट कमेटी बनती है, नाथूराम मिर्धा समिति, और उनके कहने पर फिर बाद में आपका 73वां पंचायती राज के लिए, 74वां नगर निकाय के लिए। अब कभी समिति में कंफ्यूजन नहीं होगा, इतना अगर पढ़ लोगे ना, कभी समिति में कंफ्यूजन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब नहीं होगा, अब तो नहीं होगा यार, अब होगा तो कैसे। वैसे अप्रैल में करवा दिया था मैंने ये, लेकिन फिर भी वापस पढ़ लो। डन है क्या बात है, चालू पे आगे में, पक्की बात, एकदम श्योर। ये 2 स्लाइड एकदम क्लियर है तुम लोगों को, 2 स्लाइड रहने तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई। दो ही चीज़ याद करवाई मैंने अब तक। अब मैं आगे चल रहा हूँ, अब हम राजस्थान में विकास क्रम को पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे राजस्थान में, पहले जो है वो राजस्थान में विकास क्रम और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, राजस्थान में विकास क्रम और पढ़ेंगे। तो 2 स्लाइड आप लोगों को जो है एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। एक स्लाइड आपका क्या था, ये ग्रामीणी, ग्राम योजक, ग्रामीण मुकदम, उत्तर मेरू अभिलेख में उर, विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था, हाँ 1687 में मद्रास नगर निकाय, नगर परिषद, नगर निगम, रिपन और उसकी सारी बात। अब हम लोग जो है इन सबसे पहले जो है वो, अब जो है वो सबको हम जो है वो एक साथ जो है 1992 तक ले आते हैं। कहाँ तक ले आए, 1992 तक ले आए। अब राजस्थान की पृष्ठभूमि भी पढ़ लें, तो चलो अब राजस्थान की पृष्ठभूमि भी पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें और अच्छी हो जाएं। 2 स्लाइड हो गई, तो अब एक राजस्थान की पृष्ठभूमि भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि काम जो है वो और अच्छा हो जाए। राजस्थान की पृष्ठभूमि भी अगर हम लोग पढ़ लें तो काम जो है वो दोस्तों और अच्छा हो जाए। राजस्थान में पंचायती राज के विकास क्रम की जो है वो थोड़ी सी बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं, थोड़ी सी बात हम लोग जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। माइक ठीक करो, एकदम ठीक ही तो आवाज़ आ तो रही है, आवाज़ कम आ रही, एकदम सही, इससे ज़्यादा आवाज़ का क्या करोगे। तो अब राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने खुद ने माना कि सबसे पहले बीकानेर रियासत, सबसे पहले बीकानेर रियासत जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर क्या करती है, 1928 में कानून बनाती है। 1928 में कानून बनाती है, कहाँ गुरुजी याद आ। उसके बाद में जयपुर रियासत बनाती है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज़ादी के बाद में दोस्तों आपके पंचायती राज जो है वो दोस्तों जो है वो विभाग की, पंचायती राज विकास विभाग की स्थापना होती है। पंचायती राज विकास विभाग की स्थापना होती है, पंचायती राज विकास विभाग की स्थापना होती है। ये स्थापना हम 1949 में कर देते हैं, 1949 में कर देते हैं। कब कर देते हैं, 1949 में कर देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1949 में कर देते हैं। हाँ, पंचायती राज विभाग की स्थापना हम 1949 में कर देते हैं। 1949 के अंदर हम जो है वो पंचायती राज विभाग की जो है वो दोस्तों जो है वो, हाँ पंचायती राज विभाग की स्थापना कर देते हैं। अब देखो 2 अक्टूबर और वो तो बाद की बातें हैं, 2 अक्टूबर और वो तो बाद की बात है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपना है। राजस्थान हमेशा एडवांस रहा है ना, राजस्थान एडवांस। जैसे सूचना का अधिकार पूरे भारत में 2005 में आता है, लेकिन हमारे तो 2000 में आ जाता है, हमारे तो 2000 में आ जाता है। राजस्थान हमेशा से हर चीज़ में एडवांस रहा है। तो राजस्थान वालों ने कहा देखो हमारे यहाँ आर्टिकल 40 के अंदर लिखा हुआ है कि राज्य पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करे, तो हम तो करेंगे चाहे पूरा जो है भारत में करे या नहीं करे। तो हमने सबसे पहले जो है वो अधिनियम बनाया, लेकिन हमने अधिनियम क्या बनाया, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम। क्या बनाया, राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम। कभी पंचायत समिति रही है तो हमसे बने या नहीं बने, पर ग्राम पंचायत एक्ट हम सबसे पहले लेकर आए 1953 के अंदर। राजस्थान अपना जो है वो एक एक्ट लेकर आता है, राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट।
को हाँ गुरुजी और काम तो ठीक करो, ठीक करो काम आपा। राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट हम 1953 में ही ले आते हैं। फिर बाद में बढ़ती है आपकी बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति फिर कहती है कि पंचायत समिति भी लो, वो पंचायत समिति के साथ साथ जो है वो जिला परिषद भी लो। तो अब जब बलवंत राय मेहता समिति जो है वो आपकी जो है वो 1957 के अंदर बलवंत राय मेहता समिति क्या कहती है कि एक जिला परिषद और एक पंचायत समिति और एक ग्राम पंचायत होनी चाहिए। तो राजस्थान वालों का ग्राम पंचायत तो हमारे पास है, तो क्या भाई फिर एक एक तोड़ लो। तो अब बताओ हम एक ऐसा एक्ट लाएंगे क्या ग्राम पंचायत पंचायत समिति या जिला परिषद एक्ट, या एक एक्ट पहले से पड़ा है तो ऐसा ले आएंगे क्या पंचायत समिति एवं जिला परिषद एक्ट, इससे काम चल जाएगा क्या? या तीनों के लिए अलग से लाएं? राजस्थान ग्राम पंचायत एक्ट तो 1953 का हमारे पास है, लेकिन अब हम लोग जो है जो अगला एक्ट जो लाए उसको हम ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट बनाए, या ग्राम पंचायत एक्ट पहले से तो इन दो के ऊपर ही ले। तो किसी भले आदमी ने कहा तुम्हारी तरह कोई समझदार था, तुम्हारी तरह कोई समझदार था, तो उसने कहा कि भाई साहब पंचायत समिति ग्राम पंचायत एक्ट तो तुम्हारे पास है ही, तो तुम अब जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हम लोग राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद अधिनियम लाते हैं। राजस्थान पंचायत समिति, राजस्थान पंचायत समिति, राजस्थान पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट हम लाते हैं। पहली बार पढ़ रहे हो तुम ऐसे इंटरेस्ट लेके डिटेल से, परिषद एक्ट 1959 लाते हैं। आगे बात कहानी समझ में आई? बात समझ में? पंचायती राज एक्ट नहीं आता हमारे यहाँ, पहले आता है ग्राम पंचायत एक्ट। फिर बलवंत राय मेहता कहता है एक स्तर से काम नहीं चलेगा, 3 स्तर चाहिए। कि ठीक भाई 3 स्तर चाहिए तो कोई बात नहीं। तो फिर हम लोग जो है बलवंत राय दोस्तों जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन पर हम लोग जो है वो क्या लेकर आते हैं, याद रख लेना, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर हम लोग जो है वो लेकर आते हैं आपके यहाँ पे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद। समझ में आ रहा है तुम्हें पहली बार कुछ ऐसे को गुरुजी? हाँ ये तो थोड़ा थोड़ा समझ में आओ, कोई समझाए तुम्हारे समझ में आ जाए। आया थोड़ा ढंग का समझ में? ठीक बात है भाई, समझाए समझ में आए तो 2 बात समझ में आ गई को हो सर समझ में आ गई, ये तो हमें जो है वो समझ में आ गई। अब उसके बाद में आगे चले। फिर दोस्तों इसके बाद में हम लोग जो है वो क्या करते हैं आपके यहाँ पर जो है वो 2 अक्टूबर को, याद रखें दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के अंदर जो है वो बगदरी गांव, दोस्तों याद रखें कौन सा गांव, बगदरी गांव, दोस्तों याद रखें कौन सा गांव, बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की शुरुआत करते हैं। नागौर से पंचायती राज की शुरुआत करते हैं, याद रह जाएगा। बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की जो शुरुआत करते हैं, बस ये बगदरी याद था सर हमें, तो ये बगदरी याद था, केवल इससे काम नहीं चलेगा। अब आपसे अब 1959 में आपने बगदरी गांव नागौर से पंचायती राज की शुरुआत कर दी, तो भाई चुनाव करवाओ, चुनाव करवाओ। तो हम 1960 में पहली बार, दोस्तों याद रखना, जब ये आपका बगदरी गांव में हुआ था तो उस समय हमारे सीएम कौन थे, तो सीएम याद रखें हमारे मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया थे। और दोस्तों उस समय हमारे जो है वो गवर्नर जो है वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। और हमारे पंचायती राज मंत्री, हमारे पंचायती राज मंत्री जो है वो दोस्तों कौन थे? पंचायती राज मंत्री नाथूराम मिर्धा थे। और नाथूराम मिर्धा थे तो होना ही था फिर नागौर से, नाथूराम जी थे भाई, वो सीनियर लीडर रहे हुए नाथूराम मिर्धा को, हो गुरु जी अब तो तुम्हें याद ही है। सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। हाँ, और दोस्तों राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। क्लियर नहीं दिख रहा तो क्लियर सुन रहा होगा। गुरुमुख निहाल सिंह, क्या दोस्तों आपके? गुरुमुख निहाल सिंह, क्या दोस्तों आपके? गुरुमुख निहाल सिंह। और पंचायती राज मंत्री कौन थे? नाथूराम मिर्धा। पंचायती राज मंत्री कौन थे आपके? नाथूराम मिर्धा। मेरे हिसाब से तो बहुत क्लियर दिख रहा है, इससे ज्यादा क्लियर दिख ही नहीं सकता। गुरुमुख निहाल सिंह, याद रह जाएगा तुम लोगों को? श्योर? अब हम चुनाव करवाते हैं, अब राजस्थान के अंदर जो है वो चुनाव करवाते हैं। अब हम जो है राजस्थान में चुनाव करवाते हैं। कैसे राजस्थान में पहले चुनाव कब हुए? 1960 में पंचायती राज के प्रथम चुनाव होते हैं। पंचायती राज के प्रथम चुनाव होते हैं। पंचायती राज के प्रथम चुनाव होते हैं। पंचायती राज के क्या होते हैं? प्रथम चुनाव होते हैं। और पंचायती राज के जब प्रथम चुनाव होते हैं 1960 में,
तो ये चुनाव बताओ कौन करवाएगा? उस समय ना तो निर्वाचन विभाग था, हाँ उस समय ना तो निर्वाचन विभाग था आपका राजस्थान का, हाँ ना ही उस समय तुम्हारा राज्य निर्वाचन आयोग था। एक ही विभाग था, और कौन सा था? पंचायती राज विकास विभाग। तो पंचायती राज विकास विभाग ये कार्य करवाता है। निर्वाचन का काम कौन करवाता है? पंचायती राज विकास विभाग द्वारा करवाया गया, पंचायती राज विकास विभाग द्वारा करवाया गया। को होय गुरु जी, अतो तो मामलो समझ में आ गयो, अतो तो मामलो समझ में आ गयो। पंचायती राज विकास विभाग द्वारा करवाया गया, पंचायती राज विकास विभाग द्वारा करवाया गया। तुम अलग तरीके से पढ़ रहे हो पंचायती राज, है ना? मैं सबको 1992 तक लाकर फिर आगे चलूंगा एक साथ, एकदम 1992 तक लाकर फिर आगे चलूंगा, इसलिए थोड़ा सा जो है वो ध्यान दे लो, सब कुछ कवर हो जाएगा। इतना मामला किसको समझ में आ गया कि बीकानेर पहली रियासत थी जहां 1998 के अंदर दोस्तों जो है वो 1928 के अंदर जो है वो दोस्तों जो है वो पंचायती राज से संबंधित कानून बनता है। विभाग हमारा 49 में बनता है। ग्राम पंचायत एक्ट 53 में आता है। 59 में पंचायत समिति जिला परिषद एक्ट आता है। 2 अक्टूबर को हम स्थापना करते हैं। चुनाव हम पहले चुनाव 1960 में करवाते हैं। हो गया याद? चले आगे तो चलो फिर बाद में। हाँ अब जो है वो दोस्तों जो है वो आगे चलते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो आगे चर्चा करें अपन, तो चलो फिर आगे चर्चा करते हैं और आगे ध्यान देते हैं। तो आगे आप लोगों को क्या ध्यान देना है दोस्तों उसके बाद में, कि आपके यहाँ पर जो है वो दोस्तों उसके पश्चात क्या होता है, कुछ समितियां बनती हैं। उसके बाद में आपकी जो है क्या बनती है, राजस्थान के अंदर कुछ जो है वो समितियां बनती है। और राजस्थान की समितियां मैं तुम लोगों को थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ। राजस्थान की समितियां थोड़ी सी मैं तुम लोगों को जो डिटेल में बता दूंगा। राजस्थान की जितनी भी कमेटीज है उनको मैं तुम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ताकि जो और बढ़िया काम हो जाए। है पढ़ने की इच्छा राजस्थान की सारी समितियां? तो चलो, राजस्थान में सबसे पहले काम की समिति बनती है सादिक अली समिति। बहुत बार प्रश्न पूछा है, कौन सी समिति बनती? सादिक अली समिति। कौन सी समिति बनती है? सादिक अली समिति। और ये कब बनती है? 1964 में बनती है। काम की दो चार बताऊंगा, दो चार बताऊंगा, काम काम की याद रख लो। सादिक अली समिति, सादिक अली समिति 1964। और यह समिति कहती है कि प्रधान और जिला प्रमुख के चुनाव में सरपंच और वार्ड पंचों की भी भूमिका होनी चाहिए। बात इन्होंने क्या कही दोस्तों, याद रखें कि सादिक अली समिति 1964 में क्या कहती है कि दोस्तों जो है याद रखें कि आपका जो प्रधान है, जो प्रधान है, प्रधान और जो आपके जिला प्रमुख हैं, इनके चुनाव में, जिला प्रमुख जो है इनके चुनाव का एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाए। एक निर्वाचन मंडल तैयार किया जाए कि कौन कौन वोट देगा। और इनके निर्वाचन मंडल के अंदर कौन होना चाहिए? सरपंच और पंच के भी वोट डलवाओ, तो पता चले कि सही में जिला प्रमुख है क्या। सरपंच और पंच के भी वोट डलवाओ। बताओ कितनी बढ़िया बात है। सादिक अली समिति, कौन सी समिति बनती है दोस्तों आपकी? सादिक अली समिति बनती है। और सादिक अली कमेटी कहती है कि प्रधान और जिला प्रमुख का एक निर्वाचन मंडल तैयार होना चाहिए, और उसके अंदर दोस्तों आपके यहाँ पर जो है वो क्या होना चाहिए, सरपंच और पंच को भी जो है वो चुनाव और वो रामचंद्र डटजिया वो बीकानेर है प्रधान। ए देखा सार दिन तू एक काम बच्चे अब तेरे गन ये तो दो आंख देख ले ढंग का। हाँ प्रधान हर जगह है, और ऐसे चीजें मत देखा करो, थोड़ी काम की चीज देख लिया करो। सादिक अली समिति। उसके बाद में तो निर्वाचन मंडल वाली बात याद रह जाएगी। अगली समिति बनती है दोस्तों आपकी 1973 में, जिसका नाम है गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी समिति बनती है दोस्तों आपके यहाँ पे? पहली समिति क्लियर। फिर आपके यहाँ गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति। कौन सी समिति बनती है? गिरधारी लाल व्यास समिति 1900, गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। ये कहते हैं कि देखो ग्राम सेवक की तो नियुक्ति करनी चाहिए हम लोगों को, और उसके साथ साथ जो है उनको जो है वो प्रशिक्षण भी देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि ग्राम सेवक जो है उसकी नियुक्ति करो। ग्राम सेवक ये जो भर्ती देख रहे हो तुम वीडियो, इनकी नियुक्ति करो और इनको प्रशिक्षण भी दो। मेन रिकमेंडेशन इनकी यही थी, नियुक्ति और प्रशिक्षण की। बताओ क्या ठीक कहा इन्होंने काम? ग्राम सेवकों की नियुक्ति होनी चाहिए और प्रशिक्षण भी होना चाहिए। हाँ ये कौन है? ये बूस्टर है प्रधान ऐसे भी नहीं लिखना। हाँ तो
सादिक अली समिति 1964 और गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। फिर पूजा रहने दो, क्या दुख पाओ। हाँ, सादिक अली समिति 1964 और गिरधारी लाल व्यास समिति, पहले एक बार 4 अंक के लिए लिख लो, ये याद रह जाएगा। दो इंपॉर्टेंट कमिटीज जो है वो आप लोगों के लिए है, और इन दोनों को आप लोगों को जो याद, नितेश बूस्टर 35 लगाओ, अपने जो है वो बैच को अपडेट करो। हाँ, ये क्लियर, ये दो क्लियर। फिर आपकी अगली समिति आती है, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। और अगली समिति दोस्तों आपकी बनती है हरलाल सिंह खर्रा समिति। कौन सी दोस्तों? हरलाल सिंह खर्रा समिति। आजकल आप जानते हो हरलाल सिंह खर्रा, नहीं तो उनके बेटे को जरूर जानते हो, जाबर सिंह खर्रा, जो आपके यूडीएच मंत्री है। हरलाल सिंह खर्रा समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति। और हरलाल सिंह खर्रा समिति दोस्तों आपके यहाँ पे जो है वो 1988 में बनती है, 1988 में। और कहते हैं कि पंचायतों को जो है वो दोस्तों वित्तीय स्थिति जो है वो, हाँ ये याद रखें आपके यहाँ पे, एक तो इन्होंने क्या कहा, पंचायतों की वित्तीय स्थिति ठीक करो। एक इन्होंने कहा ये जो जिला विकास अधिकरण जो चल रहे हैं, अलग से जो आपका जिला विकास अधिकरण चल रहा है, उसकी जगह आप लोग जो है वो क्या लेकर आओ, अलग से दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पे जो है वो इसका विलय कर दो। जिला परिषद में उस समय चला करते थे। तो इन्होंने कहा एक तो वित्तीय स्थिति सशक्त करें, वित्तीय स्थिति में सुधार करें, पंचायतों की वित्तीय स्थिति थोड़ी इंप्रूव करें। उसके अलावा जो आपके जिला विकास प्राधिकरण है, उस समय चला करते थे जिला विकास प्राधिकरण, जैसे आज जयपुर विकास प्राधिकरण है, जिला विकास प्राधिकरण का विलय कर दो। अब कोई जरूरत नहीं है इसकी, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका विलय किस में कर दो? इसका विलय जो है वो जिला परिषद में कर दो। किस में कर दो भाई? जिला परिषद में इसमें इसका विलय कर दो। हरलाल सिंह जी खर्रा जो आपके जो काफ़ी वरिष्ठ सदस्य रहे हुए हैं, हाँ ये उस जमाने के वो लीडर हुआ करते थे। मतलब ये कहा जाता है कि शेखावाटी मारवाड़ से जब कोई आदमी जो है वो जयपुर आता था तो उसे होटल नहीं करना पड़ता था। इनके बारे में ये जो है वो कहा जाता है कि उसे कोई धर्मशाला या होटल की ज़रूरत नहीं होती थी। इनके घर चले जाओ, इनके क्वार्टर पे चले जाओ, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था मिला करती थी। आज के टाइम में आपने एमएलए आपनों मिले को नहीं, टाइम कौन दे, वोटन छोड़ दें, अभी के अलावा जो है वो दोस्तों जो है वो कोई चाह कौन पे आवे। और हरलाल सिंह खर्रा उस समय कहा जाता है कि आपके जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल के जस्ट पीछे इनका जो है वो क्वार्टर हुआ करता था। तो जितने भी लोग जो है वो शेखावाटी से या जो भी हॉस्पिटल में दिखाने आया करते थे, हॉस्पिटल में जो दिखाने आया करते थे, उन लोगों के लिए जो है वो दोस्तों जो है हमेशा व्यवस्था रहती थी। उन लोगों के लिए हमेशा व्यवस्था 1990 कर लेना, 88 मत करना। हाँ, रिपोर्ट 90 में आई थी तो 90 कर लेना, 1990 कर लेना। तो ऐसे भी जो है वो नेता हुआ करते थे पहले। आजकल की राजनीति अलग है, पहले की राजनीति अलग हुआ करते थे। ठीक है, हरलाल सिंह खर्रा समिति कौन सी दोस्तों? हरलाल सिंह खर्रा समिति, हरलाल सिंह खर्रा समिति याद रह जाएगा तुम लोगों को। फिर उसके बाद में आपकी 2 समिति बनती हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो है वो 2 समिति और बनती है, फिर आप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो तो, अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट के लिए है। डॉक्टर साहब चाणक्य ये फिर पॉलिटिकल बात हो गई, हम ज़्यादा पॉलिटिक पर नहीं जाएंगे। रिपोर्ट इनकी जो है 90 में आती है, बनती 88 में। तो दोनों में से जो याद करना है वो याद कर लो। गठन होता है और जो है वो रिकमेंडेशन 90 में आती है। 2 साल ये समिति टाइम लेती है। भंवरलाल जी तो, भंवरलाल शर्मा और भंवरलाल मेघवाल दोनों ही हमारे चूरू से जो दिग्गज नेता रहे हुए हैं। तो ये हाँ, वो भंवरलाल जी तो अपने बयानों के लिए भी बहुत चर्चा में रहा करते थे। सत्येंद्र का कहना है कि सर, ललित का कहना है कि सर जो है वो, हाँ भंवरलाल शर्मा जी, सरदार सर के भंवरलाल शर्मा जी जो अपने बयानों के लिए मतलब बहुत पॉपुलर रहा करते थे। भंवरलाल मेघवाल भी पॉपुलर रहते थे, वो भी पॉपुलर रहा करते थे। हाँ, ये राज्य सरकार की समितियाँ पढ़ा रहा हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। ये आपका गठन है, ये इसकी रिपोर्ट है, ये आपका गठन है। कन्फ्यूजन में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट है। आगे अगली समिति के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों जो है वो ध्यान देते हैं आपके यहाँ पे, गुलाबचंद कटारिया समिति 2 बार बनती है। गुलाबचंद कटारिया समिति जो है वो 2 बार बनती है।
एक बार गुलाबचंद कटारिया समिति बनती है और दोस्तों 2009 के अंदर बनती है। आप जानते हो गुलाबचंद साहब को, गुलाबचंद कटारिया समिति जो है वो एक बार बनती है और गुलाबचंद कटारिया समिति जो है वो 2009 में बनती है और 2009 में ये समिति कहती है कि 29 विषय सारे दे दो, 29 विषय सारे दे दो। उस समय 18 ही दिए हुए थे। वहां से एक बात तो ये याद रहेगा, एक बार गुलाबचंद कटारिया समिति 2009 में बनती है और क्या कहती है, 29 विषय सारे दे दो। वो केंद्र सरकार की थी, नाथुराम मिर्जा समिति वो केंद्र सरकार की संसद की समिति थी। उसके अलावा दोस्तों जो है क्या याद रखना है, एक बार गुलाबचंद कटारिया समिति 2014 में बनती है और कहते हैं कि जो पंचायती राज संस्थाओं में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। एक बार गुलाबचंद कटारिया समिति वापस बनती है और इसी के आधार पर आपका संशोधन एक्ट आता है, गुलाबचंद कटारिया समिति वापस बनती है और गुलाबचंद कटारिया समिति कहती है कि दोस्तों जो है वो आपके यहाँ पर है 2014 में समिति बनती है, चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, चुनाव के लिए दोस्तों जो है वो क्या जरूरी है, शैक्षणिक योग्यता जरूरी है। ये 2 बार गुलाबचंद कटारिया समिति। फिर बाद में गहलोत साहब हटा देते हैं कि सरपंच बनना जरूरी को नहीं, 8वीं पास हुआ आदमी। हाँ, पढ़े लिखे आदमी भी बावड़ा हुआ है और न पढ़े लिखे भी समझदार हुआ है, तो कोई जरूरी नहीं है। याद रह जाएगा तुम लोगों। हरलाल सिंह खर्रा समिति के अलावा गुलाबचंद कटारिया समिति 9 में बनती है और कहते हैं 29 विषय सारे ट्रांसफर कर दो। हाँ, और गुलाबचंद कटारिया समिति 2014 में बनती है और कहते हैं शैक्षणिक योग्यता जो है वो दोस्तों जो है वो चुनाव के लिए जरूरी है। हाँ, लो इतनी देर पूजा जी को जो है वो पीडीएफ की बात थी, अब आकर यहाँ लगा गुरु जी बोरिंग बोरिंग लगा, कोई मूवी देख लो भाई, और तो कहीं में अने इंस्टाग्राम पढ़ो रील देखो धना धन 1 घंटे ध्यान ही कौन पड़े। पत देखो जखन ठीक लागी वो पढ़ ले सी। अब जैसे शिवम का है कि आपकी क्लास 6 घंटे देखी, बिल्कुल बोर्ड नहीं हुए, रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, बढ़िया है, मज़ा आ गया। अब पूजा जी जस्ट उनके नीचे लिख रहे हैं बोरिंग बोरिंग लग गए। तो भाई देखो बात ये है, पूजन बोरिंग लगे, कविता चौकी लगे, जहाँ कविता को सिलेक्शन हो जी आ रहे इसमें, है ना, संजू और बढ़िया लगे, जहाँ मतलब संजू को ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी, ऐसे को ज़्यादा रिवीजन कर सी भी जो है वो बाद में और बढ़िया रहेगा। जैसे तो जिसको पढ़ना है वो पढ़ लो, जिसको नहीं पढ़ना सह थोड़ी तैयारी करे, तो कोई बात थोड़ी है, सारा थोड़ी तैयारी करे भाई, सह जिम ज्वाइन करे जाए बाद में, अगर सारा उठ जाए तो जिम ही भर जाए ना, सह थोड़ी जाए। पार्क थारकन हुआ है तो पार्क जो है विकमान सह थोड़ी जावे, कौन जावे ना, सारा लोग बस थोड़ी जावे। सरकार अगर जो छूट भी दे दे तो सारा लोग जो है वो बस सेवा को उपलब्ध थोड़ी लेवे, कौन लेवे ना, मेट्रो चला दी तो सह मेट्रो में थोड़ी जावे। तो भाई सिंपल सी बात यह है कि भाई कोर्स ले लियो तो सन पढ़ना जरूरी थोड़ी है। अपू जगह पर सिलेक्शन तो मैं ही लेशू, जना जी लगाओ अपना, ठीक है। हाँ, तो इतना डिटेल में मिल रहा है तो थोड़ा ध्यान रखो इसको, थोड़ा आपको और इंटरेस्ट आए। ये आपकी मेन समिति थी। एक समिति और है उसको मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा, एक समिति और है उसको मैं थोड़ा डिटेल से पढ़ाऊंगा। पहले ये समितियां जो है वो याद कर लो तुम मेरे कहने पे, कि जो सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति 73 में, हरलाल सिंह खर्रा समिति 88 में, गुलाबचंद कटारिया 2009 में, 2014 में, ये समिति कंप्लीट कर लेना। अपन एक और बची है फिर बाद में। देखो अब यहाँ ना आपको मजा आ जाएगा। अब आप इसे एक पेज में क्या लिखेंगे, सादिक अली समिति को, हाँ गुरुजी याद है, सादिक अली समिति प्रधान का और जो है वो जिला प्रमुख का एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए, 1964 की बात है। फिर आपके गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति को, हाँ गुरुजी गिरधारी लाल व्यास समिति याद है, 1973 में ग्राम सेवक की बात करी। हरलाल सिंह खर्रा समिति को, हाँ सर हरलाल सिंह खर्रा समिति पता है कि जो है वो आपके यहाँ पे जो बनी थी 1988 में, और वित्तीय सशक्तिकरण की बात की थी, जिला विकास अधिकरण को जिला परिषद में विलय कर दो। फिर गुलाबचंद कटारिया समिति, गुलाबचंद कटारिया समिति जब पहली बार बनी थी तो दोस्तों जो है ये आपके 2009 में बनी थी, कहा 29 विषय दे दो। और जब दोबारा बनी गुलाबचंद कटारिया समिति तो कहा कि शैक्षणिक योग्यता लागू कर दो। क्या कर दो, 2014 में क्या कहा, यहाँ तो जो 29 विषय की बात कही थी और यहाँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कही थी, यहाँ शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात कही थी, योग्यता के बारे में बात कही थी, जायज बात है।
बीच की जगह मैंने खाली छोड़ दी है। अब मैं एक कमेटी पढ़ाऊंगा और फिर ये एक पेज पूरा हो जाएगा। आज 3 पेज लेके जाओगे तुम, मजा आ जाएगा तुम्हें। लाल सिंह खरा समिति 88 और 90 दोनों याद रखें, बनी 88 में, रिकमेंडेशन 90 में दी थी। कौन याद दोनों? ये पूछिए, लाल सिंह खरा समिति किससे संबंधित है। अब एक काम की चीज और याद कर लेते हैं। अब एक काम की चीज और याद कर लें। संजू, यहाँ अगली बात कौन करे? अगर पॉजिटिव रहो, क्या जोर आ रहा है पढ़ने में? हम्म मैंने आपको परसों ही एक बात कही थी कि जीवन में बहुत सारे लोग पॉजिटिविटी भी देंगे और बहुत सारे लोग नेगेटिविटी भी देंगे। अपने को पॉजिटिविटी लेनी है। सर तीनों पे एक ही A4 में पूरे आ जाएंगे, फिर इसको रिवीजन करने में इजी हो जाएगा। अति समझदार बात है रौनक मैया। हाँ, ये मारे नाने रखानी है, मेरे नाने रो मैया का है। तो अतः समझदार तो जो है थे ही हो। आन के ध्यान की भी ये 3 पेज अगर एक में आ जा तो मैं डेली रिवीजन कर लें। अति समझदारी की बात होती है जना, तो बात ही क्या की। ठीक है, तो ये 3 पेज ये इनको याद ही नहीं करने, तो ये आप लोगों को जो है वो याद रखना है दोस्तों। इतना मामला कवर। अब एक समिति और पढ़ा रहा हूँ, उसको और पढ़ लो। एक समिति और पढ़ा रहा हूँ, उसको और पढ़ लो, फिर रिवीजन करेंगे बढ़िया। ठीक है, चलें आगे। चलो तो एक समिति और पढ़ते हैं बढ़िया तरीके से। तो चर्चा करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे अगले कमेटी के बारे में। और अगली कमेटी जो है वो दोस्तों आपकी जो आती है VS व्यास समिति। कौन सी समिति आती है दोस्तों आपकी? VS व्यास समिति। VS व्यास समिति। और VS व्यास समिति जो है वो दोस्तों आपकी 2010 में बनती है। और VS व्यास समिति जो कहती है कि 5 सब्जेक्ट आप और दे दो इनको। एक तो महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास, महिला एवं बाल विकास। एक दोस्तों जो है वो याद रखें सामाजिक न्याय। ये 5 सब्जेक्ट याद कर लेना। पूछा हुआ है कि कौन कौन से सब्जेक्ट दिए थे इन समिति के कहने पे। एक दोस्तों चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, एक दोस्तों प्राथमिक शिक्षा, और एक कृषि। इस समिति की सिफारिश पर 5 विषय जो है वो ग्राम पंचायत को दे दिया। किसको दे दिया दोस्तों? आपकी पंचायती राज संस्थाओं को 5 विषय ट्रांसफर कर दिए। पहले ये सारी चीजें किसके पास थे? ये देखो, 5 नाम याद रखने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? नाम याद करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। नाम याद रखने पड़ेंगे और इसके साथ जो है वो इसलिए करने पड़ेंगे कि आप जब ग्राम सचिवालय व्यवस्था देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर ये तो याद होने चाहिए थे, ये तो याद होने चाहिए। जब इन्होंने सिफारिश करी ना, तो इन्होंने सिफारिश करने के बाद में इनकी ये सिफारिश थी, VS व्यास समिति की क्या थी? सिफारिश थी कि 5 चीजें दे दो। और ये सिफारिश जब दोस्तों जो है वो सिफारिश इन्होंने की ना, तो इस सिफारिश को लागू किया ना, तो दोस्तों जो है वो राजस्थान के अंदर ग्राम सचिवालय व्यवस्था स्टार्ट होती है। ग्राम सचिवालय व्यवस्था, बहुत बार प्रश्न आता है। ग्राम सचिवालय व्यवस्था, ग्राम सचिवालय व्यवस्था, ग्राम सचिवालय व्यवस्था जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पे 1 अप्रैल 2011 से लागू होती है। सचिवालय क्या होता है पहले मुझे ये बताओ? सचिवालय में हर विभाग होता है। सचिवालय में हर विभाग होता है, एक जगह सारे विभाग मिल जाते हैं। तो गांव का आदमी है ना, कभी पटवारी जी के पास जाए, कभी ग्राम सेवक जी के पास जाए, कभी ग्राम विकास अधिकारी, दोनों एक ही हो गए, कभी जो है वो आंगनवाड़ी जाए, कभी जो है वो स्कूल में जाके आना पड़े, कभी उसे जो है वो दोस्तों कृषि वाले से काम पड़ता है ना, कभी ANM JNM की रिपोर्ट चाहिए उसे काम पड़ता है। बार बार सर्टिफिकेट पे गांव के आदमी को जो काम पड़ता है ना, उसे साइन चाहिए होते हैं। कभी जो है वो मामला म्यूटेशन से संबंधित हो गया, तो सरकार ने कहा कि आपका जो अटल सेवा केंद्र या जो राजीव गांधी भवन है, मतलब आपका ग्राम पंचायत भवन जो है, उसे सचिवालय बना दो और महीने में 2 दिन जो है वो बैठ जाओ। महीने में 2 दिन जो है पक्का बैठो, 5 तारीख और 20 तारीख को पक्का बैठ जाओ। याद रख लेना कि ताकि एक जैसे काम के लिए गांव के आदमी को भटकना नहीं पड़े। इसलिए 1 अप्रैल 2011 को, इसलिए
1 अप्रैल 2011 को ग्राम सचिवालय व्यवस्था आपके यहाँ लागू की गई, जिसमें दोस्तों याद रखें आप यहाँ पे जो जितने भी पटवारी, ग्राम से पटवारी, वीडियो, ठीक है, आपके एएनएम जेएनएम है, एएनएम है, जेएनएम है, प्रिंसिपल है, आपके दोस्तों कौन प्रिंसिपल साहब है, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये सब एक जगह बैठे हैं। और उसके बाद में दोस्तों जो है वो याद रख लेना कि इसकी अध्यक्षता कौन करे, सरपंच साहब इसकी अध्यक्षता कर ले। और याद रखे इसके अंदर जो है वो दोस्तों 5 तारीख और 20 तारीख को जो है वो एक जगह बैठते ही हैं। 5 तारीख और 20 तारीख को ग्राम सचिवालय व्यवस्था स्टार्ट की गई, ताकि ये सारे डिपार्टमेंट के काम एक साथ हो जाए। मतलब एक दिन तो जो है ना ग्राम पंचायत मुख्यालय सचिवालय के रूप में काम करें, एक दिन तो ग्राम पंचायत मुख्यालय जो है वो क्या करे, सचिवालय के रूप में काम करे, तब मजा आए। एक दिन तो ग्राम पंचायत मुख्यालय क्या करे, सचिवालय के रूप में काम करे ना, तब जाके मजा आए। एक दिन तो ग्राम पंचायत मुख्यालय करना चाहिए। तो वीएस व्यास समिति की सिफारिश पर ग्राम सचिवालय व्यवस्था 1 अप्रैल 2011 में स्टार्ट होती है, जिसमें ग्रामीण स्तर के सारे अधिकारी एक जगह ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बैठते हैं। उस दिन ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में काम करता है, सारे डिपार्टमेंट के काम एक जगह हो जाते हैं। 5 तारीख और 20 तारीख औपचारिक बैठक कौन सी है आपकी, 5 तारीख और 20 तारीख, सरपंच इसका अध्यक्ष होता है। ये सारा मामला है। क्लियर, श्योर, पक्की बात, पक्की बात है। तो आगे चलें फिर बाद में। तो इतनी इंटरेस्टिंग चीज तुम लोगों को याद करवाई है, तो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, अब मैंने ये जो जगह लिखी थी इस पे लिख सकता हूँ क्या, वीएस व्यास समिति 2010 5 विषय। पहली बार किस किसने ढंग, हाँ हाँ, पहली बार जो है वो किस किस को मतलब ऐसे लगा है कि सर जो है वो पॉलिटी पढ़ी तो जा सकती है, अगर ढंग से ध्यान दिया जाए तो ये टॉपिक भी इतना इंटरेस्टिंग तो है, तो ये टॉपिक भी जो है वो इतना इंटरेस्टिंग तो है कि इसे ढंग से पढ़ा जाए। है क्या इतना इंटरेस्टिंग? ठीक काम किया मैंने, पहले इसे ले लिया, फिर बाद में क्या ही समस्या है। 3 स्लाइड अगर याद रख लो तो पॉलिटी फेवरेट किस किस की हो गई, आज समझ में आया कि ये लोग एक साथ क्यों बैठते हैं, पॉलिटी जिंदा हो गई, आनंद आ गया। हाँ, सचिवालय के रूप में काम करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में करवाऊंगा तुम लोगों, रुक जाओ, एक एक सब्जेक्ट मेरे धीरे धीरे पढ़ो थे मेरे, वरना एक साथ मत पढ़ो सारी चीज, है ना। तुम संसाधनों का अति दोहन करना चाहते हो, वो एक गलत है। थोड़ा मेरे को टाइम दे दिया करो, चाहे मेरे दिल में 2 क्लास लगवा लिया करो। तुम में से 5 जनों को मैं ना वो कर देता हूँ, हाँ, कि सर जो क्लास लेनी है दिन में 2 कैसे, चाहे किसी भी टाइम ले लो। तुम तो बस मेरे से पढ़वा लिया करो, और मैं तुम लोगों को कोई सब सब्जेक्ट बता देना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे। तो वैदिक में ग्रामणी, बौद्ध काल में ग्रामयोजक, मौर्य काल में ग्रामिक, मुगल काल में मुकद्दम, उत्तर मेरू अभिलेख में उर, और विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था, 87 के अंदर मद्रास नगर निकाय, 82 के अंदर लॉर्ड रिपन, हाँ, और दोस्तों जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों अब इससे ना फाइनल कंक्लूजन हम निकालेंगे, और अब फाइनल कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे उसको आप लोग देखें। और आपको फाइनल कंक्लूजन के अंदर क्या पढ़ना है, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये सारा अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप बेसिक सा कंक्लूजन एक निकाल सकते हैं। और उसके अंदर एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, तो टाबर टाबर को याद है लॉर्ड रिपन था। लेकिन भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज का जनक कौन था, तो दोस्तों याद रखिए कौन था, बलवंत राय मेहता। कौन था दोस्तों, बलवंत राय मेहता। और आधुनिक पंचायती राज का जनक कौन था, राजीव गांधी। इन्हीं के कहने पे तो जो है वो हम लेकर आए पंचायती राज अधिनियम, इन्होंने पूरा काम किया, एलएम सिंघवी वाले काम और सारे इन्हीं के टाइम। तो स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन है, पंचायती राज का मेहता है, आधुनिक पंचायती राज के राजीव गांधी है।
स्थापना नेहरू जी के टाइम थी, लेकिन पतन इंदिरा जी के टाइम कुछ नहीं हुआ पंचायती राज का। ठहराव काल, पतन काल, संकट काल बोल दो भले यहाँ पे, इंदिरा जी के टाइम पे जो इतना नहीं हुआ। लेकिन स्वर्ण काल जो है वो दोस्तों किसे कहा जाता है? राजीव गांधी। इन्होंने बहुत किया, समिति बनाई, एलएम सिंह भी समिति बनी, गॉडगिल समिति बनी, फिर 64वां 65वां अधिनियम लाए, टाइम टू टाइम इलेक्शन की बात कही है। अब ये मैं पहले पढ़ा देता तुम्हें मजा नहीं आता। ये तभी याद होता है जब आप लोगों को पता हो कि स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन था गुरुजी, रिपन ही लाया था 82 में। लेकिन पंचायती राज का जनक जो है वो बलवंत राय मेहता है, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने आके बताया था त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाओ। और आधुनिक पंचायती राज का जनक जो है राजीव गांधी है। हाँ कसर इन्होंने किया प्रयास। स्थापना का काल नेहरू जी का था, संकट का काल इंदिरा जी का था, लेकिन स्वर्ण काल जो है वो राजीव जी का था। याद रह जाएगा? याद रह जाएगा क्या? श्योर है क्या? है ना? उसके बाद में राजस्थान में जब आप, हाँ उसके बाद में जब आप राजस्थान के अंदर जो है वो दोस्तों याद करना चाहते हैं, तो राजस्थान में आप बहुत बेहतर तरीके से जो है वो याद कर सकते हैं। राजस्थान में आप बहुत बढ़िया तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद में अगर लोग आप आगे चलना चाहें तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो है वो अलग से समितियों का जो है वो मैंने एक अलग से बना रखा है। और यह आपकी जो है वो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति की बात। और बलवंत राय मेहता समिति के बारे में अगर आप लोग बात करेंगे तो दोस्तों याद रखें, बलवंत राय मेहता समिति आपकी 57 में बनती है, त्रिस्तरीय बात करती है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय दलगत चुनाव 77 में बनती है। 86 में एलएम सिंह समिति संवैधानिक दर्जे की बात करती है। गॉडगिल समिति जो है वो 5 वर्ष के कार्यकाल की बात करती है। 64-65 का एक्ट आता है, लैप्स हो जाता है। नरसिम्हा राव समिति जो है वो नाथुराम मिर्धा जी के नेतृत्व में नाथुराम मिर्धा समिति बनाते हैं, संसद में बनती है। उसके आधार पर 73वां 74वां 1992 में आता है। हाँ गुरु जी बात याद है। राजस्थान के अंदर जब बात याद है तो दोस्तों याद रखना है, राजस्थान के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि बीकानेर रियासत दोस्तों आपकी जो है वो कौन सी है? बीकानेर रियासत जो है उसके अंदर सबसे पहले, फिर पंचायती राज विकास विभाग 49 में, फिर आपका ग्राम पंचायत एक्ट 53 में, पंचायत समिति जिला परिषद 59 में, बगदरी गांव दोस्तों, फिर सादिक अली समिति, गिरधारी लाल व्यास समिति, हरलाल सिंह कर्रा समिति। सारी चीज पता हो जानी चाहिए। जैसे इन्होंने जो ना इतना तक लिख लो कि इन्होंने क्या कहा था सादिक अली समिति ने, कि प्रधान और जिला प्रमुख, प्रधान है और जिला प्रमुख जो है उनका एक, जिला प्रमुख का जो एक निर्वाचन मंडल हो, क्या होना चाहिए? एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचन मंडल होना चाहिए। कहाँ सर, अब तो याद आ रहा है। गिरधारी लाल व्यास समिति जो है वो क्या बात करते हैं? ग्राम सेवक की बात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आपके ग्राम सेवक की बात करते हैं। ये क्या कहते हैं? जिला विकास प्राधिकरण जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका विलय जिला परिषद में कर दो। कहाँ सर, याद आ रहा है? जिला परिषद में कर दो, जिला परिषद में कर दो। और ये 29 विषय देने की बात करते हैं। अब मेरे हिसाब से कभी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, है ना? और मैं तुम्हारे लिए एक काम अभी कर रहा हूँ, तुम तो जो है वो करोगे नहीं, तो मैं ही कर देता हूँ। सबने जो है वो, ये 3 स्लाइड है ना, 3 स्लाइड मैं आप लोगों के लिए जो है वो अपलोड करवा रहा हूँ। ये 3 स्लाइड करवा दूँ? डालूंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन अपने वालों पे डालें या सब वालों पे डाल दें? सर मैंने तो बना ली, तो बहुत बढ़िया बात है। आपकी जो है वो हाईकोर्ट की पीडीएफ जो है अपलोड हो चुकी है। आप लोग जाके अपने सेक्शन में देख सकते हैं। हाईकोर्ट की पीडीएफ जो है वो अपलोड हो गई। अपने में डालूं या सब वाले में डाल दूं? अपने वाले में डाल देता हूँ। सर ऐसे सभी पैनल पीडीएफ, अरे तुम लोगों को गलत आदत नहीं डालना चाहता धर्मपाल में, ये तो एटलीस्ट तुम लोगों को खुद को करना चाहिए।
ये तो एटलीस्ट तुम लोगों को जो है वो खुद को करना चाहिए। अगर इन शॉर्ट नोट्स की भी पीडीएफ अगर अब तुम लोग मुझसे डलवाओगे ना तो फिर बहुत गलत बात है। ये जब मैंने किया है ना तो जो है वो तुम्हें, हाँ वो हाई कोर्ट की हो गई अपलोड, हो गई हाई कोर्ट की पीडीएफ आपकी अपलोड हो गई है। हाई कोर्ट की पीडीएफ आपकी जो अपलोड हो गई है। क्या बात है शालिनी जी, बहुत बढ़िया। शालिनी जी ने सही बात की है कि सर सब में डाल दो, उनको समझ आएगा तो उनको जो है वो क्यूरियोसिटी होगी, सब कोर्स ले लेंगे। ये अगर तुम सोचने लग जाओ तो फिर सर्वज्ञ बैच में 5-4 एडमिशन ही हो जाए। थे तो 1 मिनट ही ध्यान कौन दो, थे तो 1 मिनट ही ध्यान कौन दो, थान तो कोई मतलब गुण, थान तो बस केवल आई है कि माने मन पटा दो। अरे देवताओं थोड़ा ध्यान दे लो, थोड़ी बहुत जो है वो सर्वज्ञ बैच के लिए एक दूसरे को बता दिया करो। हाँ, आज हम पंचायती राज करेंगे, शाम को एक क्लास और ले लूँ। टॉपिक खत्म नहीं हुआ भाई, अगर एक दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा तो हाई डोज हो जाएगा तुम लोगों के लिए। टॉपिक खत्म हो गया तो फिर हाई डोज हो जाएगा। शाम को एक क्लास 1.5 घंटे की और उसमें पंचायती राज कंप्लीट हो जाएगा। और बढ़िया है तो फिर धन्यवाद, जय हिंद, राम राम, मिलते हैं फिर शाम को। नहीं आज इतनी, अब आपके जो ऋतुराज सर पढ़ाएंगे आप वो, बीच में जब भी टाइम होगा वापस क्लास ले लूँगा। शाम को लूँगा, आज वैसे भी यूट्यूब पे अपन जो है वो नहीं पढ़ेंगे। आज यूट्यूब पे केवल रणनीति के लिए जाएंगे। तुम साथ आ जाना 8 बजे, फिर 8:30 बजे वापस आइए, रोटी खा लेंगे, 9 से 10:30 पढ़ लेंगे, 9 से 10:30 पढ़ लेंगे। थैंक यू, जय हिंद, राम।